हेलो दोस्तों, हम आ चुके एक नई कहानी के साथ। आज अपने जो मेहमान है वो समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं और हमारे गोंडा से एक बहुत बड़े चेहरे हैं, खासकर युवाओं के लिए और गरीबों के तो मसीहा हैं, क्योंकि एक राजनेता के साथ साथ कहीं ना कहीं वो एक समाज सेवी भी हैं और उन्होंने कई ऐसे गरीब परिवारों की मदद की है। और शायद आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हम गोंडा के जो सदर सीट है गोंडा की, वहां से हम विधायक के रूप में भी देखें। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का भी, और आपके सभी जो भी दर्शक हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं। तो जैसा कि सर अभी आज मसूद आलम खां को हर कोई जानता है, आपका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रह चुका है। मौजूदा समय में आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लेकिन उस आलम खां के बारे में कोई नहीं जानता है जो बचपन में था। कहीं ना कहीं एक छात्र जीवन जब आपकी थी, जिस तरीके से आपका राजनीतिक परिवार से कोई लेना देना था नहीं, आपके पिताजी एक किसान थे, एक व्यापारी थे, तो आपका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था? क्या एक अलग था या फिर एक सामान्य से युवाओं की तरह ही था? देखिए, जैसे हर छात्रों का जीवन होता है सेम हमारा भी था। आपने कहा कि हमारे परिवार में कोई राजनीतिक कभी भी कोई गतिविधि नहीं रही। हम लोग सहयोगी जरूर रहे कभी न किसी लोगों का, लेकिन खुद से राजनीति में हमारा परिवार नहीं रहा। हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत प्रख्यात समाजसेवी भी थे। हमारे पिता भी एक किसान थे और कारोबारी थे। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, पीजी कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था एलबीएस में। तो 1998 में सलमान खुर्शीद साहब उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो सलमान साहब का आगमन हुआ गोंडा। तो राघवराम मिश्रा जी ने कहा कि मसूद भाई जरा कुछ स्टूडेंट्स को, छात्रों को ले आइए, उनका जरा स्वागत सम्मान ठीक से हो जाए। तो हम अपने सैकड़ों स्टूडेंट के साथ हम पहुंचे और वही पोर्टरगंज के उनका आगमन वहीं से हम लोग स्वागत सम्मान करके राघवराम मिश्रा जी के घर तक, डीएम बंगला के बगल उनका आवास था, वहीं पर लेके आए। तो जब वहां आए, उन्होंने खाना वाना खाया और अपने जो कार्यक्रम है निपटाए। तो सलमान साहब ने बुलाया, पूछा, हमारा परिचय पूछा। तो हमने अपना परिचय बताया कि हम सब हैं, स्टूडेंट हैं, यहीं पर अपना छात्र राजनीति कर रहे थे। और तो हमने बताया हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब राघवराम मिश्रा जी से कहा कि जब आप लखनऊ आइएगा तो मसूद को लेते आइएगा। 3-4 दिन के बाद राघवराम मिश्रा जी लखनऊ जाने लगे। तो मुझसे कहा, चलिए, सलमान साहब ने आपको बुला रखा था। हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं? हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप कांग्रेस में और एनएसवाई में जो छात्र इसका संगठन है उसमें आप चुनाव लड़िए। नहीं, चुनाव नहीं होता, वो तो वहां तो जाहिर सी बात है कि नियुक्ति होती है। अच्छा, नियुक्ति होती। तो उन्होंने वहां एक सुबोध श्रीवास्तव जी उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बुलाया एनएसवाई के, और हमें उसी दिन पहले दिन कांग्रेस की सदस्यता भी मैंने ली और उसी दिन उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया एनएसवाई कांग्रेस का। फिर मैं 1-1.5 साल रहा। सन 2000 तक में, 99 में सलमान साहब हट गए। फिर सन 2000 में हमारी थोड़ी नजदीकियां नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से काफी बढ़ गई, और चूंकि मैं कुछ भाजपा के आइडियोलॉजी से भी प्रभावित हुआ, माननीय काशीराम साहब के, और फिर मैं बीएसपी की राजनीति करने लगा। जैसा कि आज आप अक्सर अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं, आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर अपनी जो है आवाज, अपनी जो है बातें खुल के रखते हो, एकदम से ओपन माइंड में। ऐसा नहीं कि इस मुद्दे पे हमें नहीं बोलना है, किसी मुद्दे पे बोलना है, ऐसा आपके साथ नहीं देखने को मिलता है। तो जिस समय आप एलबीएस डिग्री कॉलेज में थे, क्या ये चीजें वहीं से शुरुआती दिनों में ही दिखाई पड़ रही थी? आप कॉलेज के टाइम से इसी तरीके से भाषण देते हुए नजर आते थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी, आप देखिए कि हर मुद्दे पर अपनी हम राय रखते हैं। आज के तारीख में हमारा सोशल मीडिया अकाउंट आप देखिए तो ये नहीं कह सकता मैं, हम हर मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर, अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में और इवन देश पर भी अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है तो उस पर भी हम अपनी राय रखते हैं। जो अच्छा लगता है हम उसे अच्छा कहते हैं, जो मुझे गलत लगता है हम उसे गलत कहते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन हमसे खुश होगा, कौन हमसे नाराज होगा। बहुत सारे तमाम मुद्दों पर हम ऐसी राय रखते हैं जिसमें हमारे समर्थक भी हमसे कुछ थोड़ा बहुत, ये हमारे वर्ग के लोग भी नाराज होते, हमारे वर्ग के लोग भी, है ना, और कभी कभार दूसरे लोग भी। लेकिन मैं उसको मुझे जो अच्छा लगता है कि नहीं, क्या न्यायपूर्वक है, क्या सही है,
क्या सच्चाई है, हम उस बात को रखते हैं और शुरू से हमारी विचारधारा रही है। अच्छा, जैसे कि अगर अपने हम गोंडा की बात करें तो यहाँ पे एक विशेष घर वालों का, एक विशेष खानदान का राजनीति में कहीं ना कहीं पकड़ रहा है। तो आप जिस समय शुरुआती दिनों में राजनीति में अपना कदम रखे तो वहां पे कहीं ना कहीं इन परिवार के द्वारा आपको रोकने की कोशिश नहीं की गई कि आप राजनीति में मत आइए, आपके ऊपर दबाव डाला गया हो? नहीं नहीं, हमें ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, हम राजनीति बीएसपी में शुरू की, बसपा से। बसपा हमेशा, इसीलिए मैंने बसपा से राजनीति शुरू की कि उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जाहिर सी बात यह है कि जगह नहीं थी कम, जैसे हमारे नए लोगों के लिए, युवाओं के लिए। नए, चूंकि यहाँ पुराने जो पार्टी, पुराने लोग जो थे राजनीतिक थे, उनका कब्जा था भाजपा और सपा पे, पुराने राजनीतिज्ञों का भाजपा, उसका बसपा एक ऐसी दल था कि जिस पर जाहिर सी बात है कि वहां तो कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी अलग थी, बसपा का राजनीति करने का तरीका अलग था, तो वहां पर हम लोगों को स्पेस मिला, बसपा में स्पेस मिला, यहाँ स्पेस नहीं था, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं था, तो वहां पर मिला, तो हम लोगों ने वहां से अपने शुरू की। तो वहां पर तो किसी का कुछ प्रभाव दूसरे जो जिसका आप किसी बड़े घराने का, राजनीतिक घराने का या किसी का भी कोई प्रभाव बसपा में नहीं था। खैर, मैं बीएसपी में रहा 5-7 साल चल रहा, लेकिन 2006 में हमें 2007 में दुबे जी को हमें लड़ाना था इलेक्शन, हम हमारे उनके साथ ब्लॉक प्रमुख बने से लेकर के हम साथ थे उनके। अच्छा। तो 2007 के इलेक्शन से पहले हम 2006 में सपा में आए, तो सपा में जब रहे तो सपा में से हम ब्लॉक प्रमुख बने, और 2007 में मैंने समाजवादी पार्टी से मेहनत करके दुबे जी को ब्लॉक प्रमुख ही, वो विधायक जिताने का काम भी किया, है ना। उसके बाद में नसीमुद्दीन साहब हमारे हमें बहुत मानते थे, बहुत करीब थे। 2008-7 में बसपा की सरकार बन गई, 2007 में जब बसपा की सरकार बन गई तो हम तो सपा में थे, हमने दुबे जी को मदद किया था, हमने जिताया भी था अपने विधानसभा से, सरकार बन गई। तो एक दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का अचानक हमारे पास फोन आया, हम अपने घर पे अकेले बैठे हुए थे कमरे में, तो उनका फोन आया, मसूद कहाँ हो? तो हमने कहा कि हम तो गोंडा है। कि गोंडा कहाँ हूँ? घर पे हैं। कहें कि हम जो है लखनऊ से निकले हैं और बाराबंकी पहुंच रहे हैं। तो हमने कहा कि हम टाउन हॉल में, तुम आ जाओ, एक मीटिंग है। तो हम किसी से हमने पूछा नहीं, हम ड्राइवर को, एक अपने 1-2 लोगों को और जो हमारे साथ रहते हैं उनको बिठाया और हम टाउन हॉल पहुंच गए। किसी से, हमारी परिवार के लोगों से कोई बात नहीं, किसी से कोई हमारी बात नहीं हुई, न परिवार में न समर्थक, कोई चीज नहीं। उन्होंने बुलाया तो हम चले गए। आप चले गए? तो उन्होंने कहा, बैठाया और कहा कि नहीं मसूद, आज आपको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी है। तो मैं कहा, हमारे बड़े हैं, ठीक है। तो वहीं से उन्होंने खुद से घोषणा की। 2008 में बीएसपी ज्वाइन कर लिए। 2012 में हमें पार्टी ने टिकट दिया, बसपा ने। हम बहुत कम वोटों से विधानसभा हारे, बहुत कम वोटों से विधानसभा बहुत कम वोटों से हार गए। फिर 2014 में हमें लोकसभा का टिकट बसपा से मिला। कुछ लोगों ने साजिश करके, इसमें जिसमें आप जो कह रहे हैं, इसमें बड़े लोगों ने साजिश की। 2014 के लोकसभा में कुछ बड़े लोगों ने ये साजिश की, जिसका बड़े लोगों ने साजिश की कि अगर, चूंकि वो ऐसा समीकरण बन गया था कि हम चुनाव जीत जाते लोकसभा का, तो उसमें कुछ लोगों ने साजिश करके एक भ्रमित किया मायावती जी को, और जो है कोऑर्डिनेटर थे जुगल किशोर, उनको भी अपने पक्ष में किया। और फिर एक प्रत्याशी यहाँ पर डंपी, अकबर अहमद डंपी को भी लाया गया, और हमें पार्टी से भी नहीं, एक तथाकथित एक बात कह करके कि हम लोग वहाँ दिल्ली में रुके हुए थे, यूपी भवन में, तो हाँ, पार्टी के नियमों के उल्लंघन के आरोप में हमें पार्टी से निकाल दिया गया। हम उस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े लोकसभा का। इलेक्शन के तुरंत बाद मायावती जी ने बुलवाया कि मसूद, तुम्हारे साथ तो बड़ा गलत हुआ, हम जान पाए तुम्हारे साथ साजिश हुई है। तो हमने कहा, बुलाइए। तो जो कोऑर्डिनेटर थे जुगल किशोर, उनको बहन जी ने बुलाया, और हमने कहा तो सारी बातें हमारी सच्ची पाएगी, उनकी झूठी पाएगी। तो बहन जी ने उन्हें तुरंत कोऑर्डिनेटर से हटा दिया। उन्हें उत्तर प्रदेश के जितनी बहुत एक जिम्मेदार कोऑर्डिनेटर थे, उन्हें हटा दिया गया। फिर हमें पार्टी में ससम्मान ले लिया गया। हम 2017 का इलेक्शन लड़े विधानसभा का, उसमें भी बहुत सम्मानजनक वोट मिला। फिर 2020 में किसानों का दिल्ली, हरियाणा, तमाम बॉर्डरों पर जो ये किसान बिल लाई थी भारतीय जनता पार्टी, हाँ, उसके विरोध में सिंधु बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर पे, तमाम बॉर्डरों पे हो रहा था, किसानों का आंदोलन था। जैसे मैंने आपसे बताया कि हम और आप सब लोग इस जिले में हैं, सबका कहीं ना कहीं संबंध किसान परिवार से है, चाहे कोई शहर में आके बसा है, चाहे देहात में। जाहिर सी बात है, उसकी खेती पाती, चाहे कोई छोटा किसान हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बटाई पे लेता हो, चाहे कोई बटाई पे देता हो, हाँ, है ना। कोई। तो उन्होंने आह्वान किया कि भाई ये जो बिल आई है किसानों के खिलाफ है, जो किसान यूनियन ने कहा,
और एक दिन का सब लोग सांकेतिक उपवास कर लें। तो हम और हमारे पूर्व विधायक रमेश गौतम जी हैं, हमने उनसे कहा यार हम लोग तो किसान से आते हैं और हमें जो हमारा मतदाता है उसमें 95-98% किसानी है, किसान ही तो हम और कुछ नहीं कर सकते, तो एक दिन उपवास पर बैठ लिया जाए, हम्म, संदेश जाएगा किसानों में कि भाई हम उनके साथ थे। तो हम और रमेश गौतम ये लोग एक दिन के लिए थोड़े 2-4 घंटे के लिए उपवास पर बैठ गए। तो जब दूसरे दिन ये खबर छपी अखबारों में, तो वहां से हमें कोऑर्डिनेटर्स का फोन आया, उसका खरवार जी कोऑर्डिनेटर थे, फोन आया कि मसूद क्या ये देख रहे हैं? हम कहा सर बताइए। तो फिर आप लोग धरने, हमने कहा हम आपको धरने कहाँ बैठे थे, हम लोग तो सांकेतिक उपवास पे बैठ गए थे कि भाई किसानों का था कि नहीं, पार्टी की गाइडलाइन ये नहीं थी, पार्टी की गाइडलाइन से हटके गए। तो हमने कहा पहले किसान है, पार्टी तो ठीक है, लेकिन पार्टी ने कोई चीज पार्टी के खिलाफ कहा है? हम ना सड़क पे बैठे हैं ना कहीं बैठे हैं, हम कहीं अपने घर पे या अगल बगल कहीं पर ऐसे जगह पे बैठ गए जहां पर एक संदेश दे सकें। खैर उस पर हमें पार्टी की अवहेलना मानते हुए उसी दिन पार्टी ने हमको और रमेश गौतम जी को पार्टी से निकाल दिया। जब पार्टी से निकाल दिया तो हमारे पास कोई सीमित ऑप्शन थे कि हम राजनीति करनी है, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया। मतलब हमारे निकालने के बाद बहुजन समाज पार्टी, जब हम रमेश गौतम जी ने छोड़ दिया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जमीन पे आ गई। हाँ, वो तो उसके बाद उसका कोई नाम लेने वाला इस मंडल में नहीं बचा। जैसे कि आपने जब शुरुआती जिंदगी अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वहां पे आपको कांग्रेस ने मौका दिया था, तो फिर आपने कांग्रेस का पहले हाथ छोड़ा, आप बसपा में आए, फिर बसपा का भी साथ छोड़ा आपने, वहां पे आप आए समाजवादी पार्टी में, और फिर समाजवादी पार्टी को छोड़ के फिर बसपा में गए। तो 2006 में जिस समय आप ब्लॉक प्रमुख बने थे, उस समय तो आप बसपा में ही थे कि समाजवादी पार्टी में थे जिस समय आप जीते थे। तो वहां पे आपके ऊपर पार्टी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि मतलब ये दल बदलू हैं, जब आप फिर से 2020 में बसपा ज्वाइन किए भी? हम आपको बता दें, देखिए 2006 जब तक हम ब्लॉक प्रमुख नहीं थे, हाँ। तो हम बसपा में क्या थे, एक सामान्य रूप से पदाधिकारी भी कभी नहीं रहा। अच्छा, बसपा ने किसी पद नहीं, पे मैंने आपको कभी नहीं रखा? नहीं, हम लिए नहीं। अच्छा। हम एक बसपा के विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा। हम बसपा में कोई जिम्मेदारी हमारी, हमने बसपा कभी नहीं छोड़ी। हम्म। हमने कहा बसपा के जुड़े हुए लोग थे हम, ना बसपा से 2006 से पहले। अब हमने बसपा तो मैंने कभी छोड़ी ही नहीं, बसपा ने तो निकाला हमें, हर बार निष्कासित किया। हम कहा निकले बसपा निकले। 2006 में जब मैं दुबे जी की मदद करने, हम बसपा से जुड़े हुए थे, नसीम साहब से जुड़े हुए थे। हमने कोई पदाधिकारी नहीं थे, हम उनके कोई मेंबर नहीं थे। अच्छा। बात समझ रहे हैं? जैसे हम कोई एक्टिविटी नहीं थे। हाँ। हम एक, देखिए मुख्य रूप से हम एक कारोबारी थे, हम एक अच्छे ठेकेदार थे, हम एक अच्छे कारोबारी थे, ठीक है। तो हम उस कारोबारी के साथ में 2006 से पहले, 2006 के बाद हम फुल टाइम राजनेता बने। अच्छा, जिस समय आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते, ब्लॉक प्रमुख आप पहली बार बने, उससे पहले हम फुल टाइम कारोबारी थे। अच्छा, एक बिजनेसमैन ही थे। हम फुल टाइम बिजनेसमैन थे, कारोबारी थे, अच्छे ठेकेदार थे। क्लास 1 के कॉन्ट्रैक्टर, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, तमाम आरईएस, तमाम विभागों में हमारा एक क्लास 1 के हम कॉन्ट्रैक्टर थे, ठीक है। हम वो काम करते थे, पार्ट टाइम में लोगों की मदद करते थे, राजनीति करते थे, समाज सेवा करते थे, ये काम करते थे। लेकिन मुख्य होता, जब हम 2006 ब्लॉक प्रमुख बने तो हमने मुख्य काम ठेकेदारी हमने छोड़ दी, फिर हम मुख्य टाइम जनता के लिए अपना समय देने लगे। फिर उसके बाद में मैंने बसपा नहीं, हम बताने क्या कहा कि भाई मैं 14 में बसपा ने खुद निकाला, बिल्कुल 20 में भी बसपा ने निकाला, तो हम बसपा कहां छोड़े। 2014 में जब आपको बसपा ने निकाला, हाँ। उससे पहले आपके ऊपर ये आरोप लगा था कि आप पार्टी के विरोध में काम कर रहे विरोध थे, में काम करने लगा था, आप पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे। जी। तो ये चीजें क्या सत्य है कि नहीं, तभी ये बातें जब असत्य पाई गई, हाँ। तो जिस कोऑर्डिनेटर ने हमें निकाला था बहन जी ने उसको निकाल दिया। अच्छा, जिसने आपको निष्कासित किया था? हाँ, जिसने उस वक्त कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट पर बसपा एक सिस्टम है उनके यहाँ, हाँ। कि कोऑर्डिनेटर जो रिपोर्ट देता है कि बहन जी ये सही है वो गलत, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि नहीं ये मसूद गलत कर रहा था, जब बात सामने आई तो गलत पाई गई, तो बहन जी ने उसको निकाला कोऑर्डिनेटर को, उसे निष्कासित कर दिया। हाँ। अब फिर 2020 में भी, फिर उसके बाद भी हमारा मौका मिला। इसके बाद जब 2020 में निकाल दिया, उसके बाद भी बसपा की तरफ से लोगों ने जो बात की, हमने कहा रोज रोज ये चीज नहीं होगी, 2 बार बसपा हमें निकाल चुकी है, 2 बार बसपा निकाल चुकी है, अब हम रोज रोज इसके लिए नहीं इकट्ठा रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो कभी निकाला नहीं और हम भी नहीं गए, हम तो 2 बार मैं आपको बताऊं, मैं कैसरगंज से समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, हम मेहनत किए और जमीन तैयार की। 20 साल के बाद समाजवादी पार्टी कैसरगंज से एमएलए सपा का जिता पाई है। हमारा टिकट हो गया, टिकट कट गया, लेकिन हमने फिर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर वहां पर अपने लोगों को समझाया, कार्यकर्ताओं को, और समाजवादी पार्टी को वहां जिताया। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम श्रावस्ती तैयारी कर रहे थे और श्रावस्ती में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़ने कहा था, लेकिन
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया कि नहीं मसूद तुम 2027 का लोकसभा विधानसभा लड़ना, लोकसभा बसपा से वर्मा जी आ गए, नहीं लड़ा दीजिए, हमने उसे भी सार स्वीकार कर लिया और 20 साल के बाद वहां पर भी समाजवादी पार्टी का सांसद जीत गया। हाँ, फिर से बने वहां 20 साल वहां पर भी, 20 साल यहाँ पर भी। देखिए वोट समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी को, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को जो है माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के नाम पर मिलता है, मसूद के नाम पर नहीं मिलता। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि दोनों जगह जो बंजर जमीनें थी 20 साल में, उसको जरूर मैंने सींचने का काम किया, उस जमीन को बढ़ाने का काम जरूर किया। वोट हमने कहा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर, उनके विचारधारा, उनके विजन के नाम पर जनता देती है। लेकिन 20 सालों में दोनों जगह सूखा था। हाँ, 20 साल के बाद जीत नहीं मिली थी, नहीं मिली सपा को। दोनों जगह जमीन हमने तैयार की। अच्छा, जैसे कि आप जिस समय ठेकेदारी कर रहे थे 2006 से पहले, तो आपके दिमाग में ये कहां से आया कि नहीं आप चलिए बिजनेस को छोड़ते हैं, अब कहीं ना कहीं संसद या विधानसभा की तरफ रुख करते हैं? ऐसा है कि 1995 में हमारे, मैं बहुत छोटा था, तो 1995 में हमारे यहाँ एक बीडीसी जीते थे महाराज दीन गौतम। बैजनाथ दुबे जी ब्लॉक प्रमुखी लड़ रहे थे, हमारा भी उसी में उनसे संपर्क हुआ। तो वो पहली बार प्रमुखी लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा मदद कीजिए, तो हम अपना एक वोट लेकर के निःशुल्क उनको दिलाया, एक वोट बीडीसी का आपने दिला दिया। तो वहीं से हमारा दुबे जी का संबंध हो गया। ब्लॉक प्रमुखी, तो उनका उसके बाद वो ब्लॉक प्रमुखी के बाद उनको वो ये हो गया कि ब्लॉक प्रमुख, हम उनकी दो विधानसभा मदद करने लगे। फिर उन्होंने हमारी ब्लॉक प्रमुखी में मदद की, भाई साथ में रहने की हमारी भी महत्वाकांक्षा हुई, हमारी भी महत्वाकांक्षा हुई कि भाई ठीक है ये विधायक बन रहे हैं, प्रमुख हो जाए, तो उसमें साथ में रहने में महत्वाकांक्षा बढ़ी। अच्छा, वहां से आपके ये थे कि चलिए एक दूसरे की दोस्ती है, ये विधायक बन रहे हैं तो ब्लॉक प्रमुख हम बन जाता हूँ, आगे की ज्यादा आपने सोचा नहीं था। जी जी। तो अभी जब आप 2020 में सपा के महासचिव भी बनाए जा चुके हैं पार्टी के, तो अभी आपके ऊपर पार्टी की भी जिम्मेदारी है। और 2027 में विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो अगले साल जो चुनाव होने वाला है इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है और पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए सबसे पहले इस वक्त जो एसआईआर हो रहा है, पार्टी की पूरी जितनी भी ताकत है, कैपेसिटी है और जितनी भी क्षमता है, पार्टी पूरा फोकस इस पे कर रही है, एसआईआर पे कि जाहिर सी बात है कि मतदाताओं का नाम न छूटने पाए, भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत न करने पाए, चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी न करने पाए, हमारे कोई वोट छूटने न पाए, सारे वोटों का वोट बन जाए, है ना, क्योंकि वोटर लिस्ट से ही चुनाव होना है और वोटर रहेंगे तभी चुनाव की लड़ाई बनेगी। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि पूरी मजबूती के साथ हम लोग एसआईआर में लगे हुए हैं। हमें जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर का एसआईआर का प्रभारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है। जाहिर सी बात है इसमें एसआईआर प्रभारी उसी को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, जो उनको विश्वास था कि जो मजबूती से काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और 2 जिले का मुझे प्रभारी बनाया, इसके लिए धन्यवाद है और पूरी मेहनत से काम भी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये बात ये है कि ये एसआईआर जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ गया। ऐसा क्यों? उल्टा पड़ गया, जैसे उनको ये लगता था कि इस एसआईआर से हम जो समाजवादी पार्टी के समर्थित वोट है उनको नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना जागरूक किया कि अगर 15 दिन का समय न बढ़ता, 15 दिन का समय न बढ़ता तो 2.5 करोड़ वोट भाजपा के कट रहे, क्योंकि वो उन लोगों ने काम भी नहीं किया और ज्यादा गलत वोट, फर्जी वोट बीजेपी के लोगों के थे। हमारा जो गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा जो अल्पसंख्यक था, इसके तो वोट एक वोट बढ़ जाए तो बड़ी चीज है। उन्हीं लोगों के शहर में भी वोट, नगर में भी वोट, महानगर में भी वोट, 4-4 वोट। एक आदमी का मैं बताऊं कि जिसका लखनऊ में भी वोट था, जिसका गांव में भी वोट था, जिसका दिल्ली में भी वोट था, जिसका एक कस्बे में भी वोट था, मान लीजिए, तो एक एक व्यक्ति का 4 जगह वोट था जो बीजेपी को वोट करता था, तो 3 जगह तो खत्म हो गया। हमारे जो गरीब कमजोर थे इनके तो बहू आ गई, 4 बच्चे, 3 बच्चे हो गए, वोट नहीं बन पड़ पाया। दलितों, पिछड़ों, गरीबों, इन लोगों के, ये लोग बाहर से, इनका वोट ही नहीं था तमाम लोगों का। अब इसमें लगा कि नहीं, अगर ये वोट नहीं होगा तो हो सकता है कल के लिए, जैसा सब लोग मानते हैं कि इसका ये जो हम और हमारी पार्टी मानती है कि ये जो ये जो एसआईआर है ये एनआरसी है ना, ये आने वाले दिनों में जब सरकार एनआरसी लाएगी तो जाहिर सी बात है जो मतदाता आज छांटे जा रहे हैं यही एनआरसी में फिर से पास हो जाएंगे। तो हमारे लोगों ने समझा कि हम सिर्फ वोट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इस देश की नागरिकता भी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे कोई वोट नहीं छूट रहे हैं। तो जैसे कि बीजेपी का जो कहना है, वो तो कह रही है कि इस एसआईआर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या जो मुस्लिम है उनका हम वोट क्या नाम है हटा रहे हैं।
ऐसी जो बाहरी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं भारत में आके उनके नागरिक आके यहाँ पे मतदान कर रहे हैं, उनके हम मत को हटा रहे हैं, उनके हम वोट को हटा रहे हैं। और SIR हर 10 साल पे होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, हर गवर्नमेंट में होता आया है ऐसा। बहुत अच्छा है। आपको मालूम है कि 30% वोट, पूरे वोट का 30% लखनऊ में वोट कट गया लोकसभा में। कितना? 30%। तो अगर 30% रोहिंग्या थे और मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ जी की जैसे मुख्यमंत्री वो अपने आप को मानते हैं, ये लोग कहते हैं, अगर 10 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, 30% रोहिंग्या अगर उनके सर पे मौजूद रहे, तब तो जाहिर सी बात है उनको तो पहले वो इस्तीफा देना चाहिए था। नहीं, न बिहार में रोहिंग्या मिले, न यहाँ रोहिंग्या मिले। रोहिंग्या अगर होंगे भी कहीं तो बताता नहीं है, मान लो कहीं झोड़ी झोपड़ी के कचरा पचरा अगर होंगे, हम नहीं जानते। हम तो रोहिंग्या, हम तो मानते हैं कि सरकार अपना काम करे, जो घुसपैठी आए हों उनको पकड़ के उन देश में फेंक दे। हम लोग उसका कभी समर्थन में नहीं रहे। ये तो फर्जी तौर पर लोगों को बता रहे हैं कि साहब आपका पैसा वो खा रहे हैं। एक भी इतने लोग हमारे यहाँ SIR हुआ है, हमें लगता है 2 लोग भी पूरे जनपद में कोई रोहिंग्या यहाँ पर मतदाता नहीं मिला है ना। और इसमें SIR ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हुआ, हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। हमने जो देखा है कि इसमें ज्यादातर फर्जी और फेक वोट बीजेपी के थे, वो सबसे ज्यादा घटे हैं। नहीं तो बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कोई ऐसा नागरिक निकल के नहीं आ रहा है बाहर के वो कहे कि हमारा वोट कट गया, जैसा कि सपा हुआ या कांग्रेस जो है, देखिए मैं आरोप लगा रही है। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो भी कहीं नहीं रहे। नहीं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी जी, उनका तो यही कहना रहता है। देखिए राहुल गांधी जी देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। नहीं तो आप हम क्षेत्र के मैं कह रहा हूँ कि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगाए हुए है। हाँ। आज भी वो लगाए हुए है कि जो सही वोट है वो न बढ़े और गलत वोट बीजेपी के पक्ष वाले बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन बढ़वाया भी इसीलिए, क्योंकि पहले समय नहीं दे रहे थे। 1 हफ्ता किसी तरह बढ़ा, 15 दिन बढ़ाया। उनके तमाम MLAs को आप कहते सुन जाएंगे कि भाई इनका वोट ना बढ़ाइए, उनका वोट ना बढ़ाइए, इधर कीजिए उधर कीजिए, बेईमानी कीजिए, शैतानी कीजिए। वो लोग कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं। तो ये हताशा है उनकी, हम लोग नहीं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी जो PDA प्रहरी समाजवादी पार्टी का, वो मजबूती के बूथ से खड़ा है कि हम एक भी वोट गलत नहीं बढ़ने देंगे, और जितने सही वोट है, वो जितने पात्र वोट है, वो सब बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने SIR का मुद्दा उठाया ही, और बीजेपी भी उस मुद्दे को उठा रही है, और सपा बसपा हर पार्टियां उठा रही हैं। लेकिन अभी अगर आपने पिछले दिनों बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, अगर वहां पे आपने देखा होगा, तो जो इंडिया गठबंधन है जिसमें सपा भी है, कांग्रेस भी है, जितने भी विपक्ष की पार्टियां सभी महागठबंधन बनाई हुई है, तो ये इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को वहां पे भी लगातार उठा रही थी कि SIR से लोगों के वोट कट जाएंगे, लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी तो वहां बीजेपी जीत के आई और गवर्नमेंट भी बनाई। हम लोग उस मुद्दे को, यहाँ मुद्दा SIR बनाया नहीं। यूपी में SIR मुद्दा बना नहीं, कभी समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, हमने कहीं खिलाफ गए, हम अभी नहीं गए। हम लास्ट देखेंगे, तो आने वाले दिनों में देखने नहीं, अगर आखिरी हम देखेंगे, हम पूरी तैयारी से लगे हैं, हम देख रहे हैं, और हम FIR भी कराएंगे। हमारे हमको प्रोफार्मा मिल गया है कि अगर कहीं पर भी BLO से लेकर कोई अधिकारी गलत करेगा तो हम FIR कराने का भी काम करेंगे। हम अभी कोई आरोप नहीं लगा रहे, जब तक अंतिम लिस्ट इसकी जारी होगी। अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट है, अभी मौका है, अभी हम कैसे कह दें, अभी तो आरोप भी किसी पे नहीं लगा। हाँ, हमें यह मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने तमाम अधिकारियों पर BLO से लेकर दबाव बनाया है कि हमारे गलत वोट बढ़ा दीजिए, उनके वो काम कर दीजिए। हम लोग उसके पूरी ताकत के लगे हैं कि ऐसा न होने पाए। और अगर सही निकलेगी, अभी तक हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हमने आरोप लगाया कि बीजेपी पर अधिकारियों पर दबाव बना रही है, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों पर, कि हमारे वोट जो हैं, अब जैसे जाहिर सी बात है, शहर में बैठे हैं 15,000 वोट घट गए, है ना। तो अब जाहिर सी बात यह है कि जाहिर सी बात जो वोट घट गए, तो अब उसमें जाहिर सी, मैंने पहले भी कहा कि जितने वोट कटे हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी के वोट कटे हैं, उनको उनके समर्थन देने वाले को लोग वोट कटे हैं। तो हम लोग जब तक कि अंतिम लिस्ट नहीं आएगी, और अंतिम लिस्ट हम लोग देख लेंगे, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो हम गड़बड़ी का आरोप लगाएंगे, और अगर सही है तो नहीं लगाएंगे। तो फिर तो सपा के लिए बहुत ही बढ़िया फायदा है। नहीं, फायदा हम तो जीत गए। हम कह रहे हैं अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर विधानसभा में 30 से 35 हजार भारतीय जनता पार्टी का वोट कट गया है, और ये चूंकि फेक वोट भाजपा ने बढ़ा रखा था, गलत वोट बढ़ा रखा था, उन्हीं के वोट कट रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रहा कि फिर तो समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। कोई हम कहाँ खराब करें। हम कह रहे हैं बशर्ते भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग अंतिम जो लिस्ट जारी हो उसमें गड़बड़ी न करे। अच्छा, जो लास्ट की है, हाँ, बात पता लगे कि उनके जो खराब गलत वोट अभी हटा लिए हैं, फिर से जोड़ दे।
भाई हम लोग इसलिए संदेह हमें लग रहा है चुनाव आयोग पर और सरकार की मशीनरी पर कि कहीं जो वोट हटाए गए हैं हाँ, वो फिर से न जोड़ वो दे। फिर से लास्ट उसमें न जोड़ दे भाजपा या आयोग न जोड़ दे। हमें एक संदेह हमें एक संदेह है कि जो उनके वोट हटा दिए गए हैं कि कहीं वो न जोड़ दिए जाए। वो नहीं जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी यहाँ 100 सीट नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश में। तो फिर तो 100 सीट नहीं पाएगी। मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूं कि जैसा एसआईआर हो रहा है, अगर इसी तरह से एसआईआर हुआ और एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, चुनाव आयोग ने कोई धांधली नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट पे नहीं आएगी। तो 2027 में क्या हम समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, मैं 2 जिले का एसआईआर का प्रभारी हूं। मैं एक एक गांव का 10-5 गांव का आपको रैंडम हमारे पास रिपोर्ट रखी है, आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखा दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर एसआईआर जिस तरह से है सही से हुआ, इसमें पारदर्शिता हुई, धांधली नहीं हुई, जो डिलीट होने नहीं जोड़ा गया, तो 3 डिजिट में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। अब रिजल्ट के बाद हमसे बात कर लीजिएगा। तो फिर तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हम पहले से ही दे रहे हैं अगर ऐसा। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जमीन पे काम कर रहा हूं। मैं जमीन पे काम कर रहा हूं। हम 2 जिलों का गोंडा भी 3 जिला कह लीजिए, हम 3 जिलों में हम एकदम देख रहे हैं कि कहां कैसे क्या है। तो जितना गरीब था, कमजोर था, उसके वोट बढ़ रहे हैं। वो डरा हुआ था, वो परेशान था कि ये कल के लिए हमें परेशान करेंगे, तो उसके वोट बढ़ाए। उसका वोट कहीं गलत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के वोट का 3 एक नाम से 3 वोट था, 3 जगह वोट था डुप्लीकेट। तो सारे वोटों में सबसे ज्यादा जो फेक वोट था वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। और अगर मैं इसमें, ये तो उनको उल्टी पड़ गई ना, ये तो उल्टा पड़ गया। योगी जी ने खुद कहा, ऑन कैमरा कहा कि 3.5 करोड़ हमारे वोट कट रहे हैं। तो इसलिए ना इनको ऐसा नहीं था। बिहार में क्या था हम नहीं जानते, उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि यहां से मतलब वैसे भी इनकी हालत खराब थी और एसआईआर ताबूत की आखिरी कील है। अच्छा, 2027 में आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे चुनाव को लेकर? हमेशा समाजवादी पार्टी का मुद्दा विकास रहा है। हमारे इस देश में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं या जितने भी बड़े लीडर्स हैं, इवन सारे लीडर चाहे नेशनल हो चाहे रीजनल हो, सारे लीडरों में सबसे अगर कोई विजनरी लीडर है तो अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने लखनऊ में मेट्रो तब चलाई जब मेट्रो खाली चल रही थी। हम लोग भी गए तो लोगों को लगा, लोगों ने हमसे कहा यार अखिलेश जी ने मेट्रो तो लखनऊ में चला दी, इसमें पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। आज वही मेट्रो फुल चल रही है, एक भी सीट उसमें खाली नहीं आ रही ना। तो यहां क्या होता है कि अंग्रेजों ने जब पहले यहां सड़क बनाई तो वो रेलवे और सड़क, आज भी 5 रेलवे बन जाए प्लेटर, इतना उन्होंने छोड़ा, जबकि छोटी लाइन थी। सड़कें हमारे यहाँ के जो पहले से शुरू लोगों ने जो बनाया पैमाना, उसको सिकोड़ दिया। उन्होंने 10 साल पीछे नहीं देखा, तुरंत देखा कि हमें तुरंत क्या जरूरत है। फिर उसके बाद पता लगा कि सड़कें बढ़ने लगी तो उधर से मकान पड़ गए, वो टूटने लगे। तो इसलिए अखिलेश जी ने वो सारी चीजें की। बिजली आज नहीं कट रही ना, क्या आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ की जी के सरकार में एक भी बिजली का पावर प्लांट लगा है? नहीं लगा। मेरी बात सुनिए। हाँ। अखिलेश जी का विजन था कि उनको उनके जमाने में उन्हें जो खस्ता हाल मिली थी जहां बिजली नहीं होती थी, उन्होंने इतने पावर प्लांट लगा दिए कि आज प्रदेश से बिजली का जो खपत है वो पर्याप्त प्रदेश को मिल रहा है और जो बिजली की किल्लत थी वो दूर हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि बिजली और रोड हर चीज अखिलेश यादव ने ही किया था, लेकिन आज बीजेपी कह रही है कि 2017 से पहले गांव में लाइट पहुंची ही नहीं थी, तो खपत कहां से होगी? दूसरी बात, हर गांव में ना शौचालय था जो कि बीजेपी ने दिया। गरीब परिवार को लेकर जो कह रही है समाजवादी पार्टी हम काम करते हैं, बीजेपी कहती है कि हमने गैस उज्ज्वला योजना के तहत हमने लगभग 10 करोड़ से ज्यादा घरों को गैस दिया, हर घर हमने लेटरिंग दिया। तो ये सारी चीजें हमने काम किया और आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने काम ही नहीं कर पा रही है। आप पहले ये देखिए कि जो उन्होंने सुलभ शौचालय दिया है उसमें तो लाइट भी नहीं है, ना उसमें टूटी लगी है, और 90% सुलभ शौचालय खाली पैसे निकल गए, बने नहीं, बने तो टूट गए। कुछ लोगों ने जो अपने घरों में बनाया अपना पैसा मिला लिया और कुछ उनका लगा लिया, तो वो तो ठीक है। बाकी उनके पैसे से आप खुद मौके पे देखिए कि वो स्कीम पूरी तरह से फलाप हुई उनकी था और उसमें भ्रष्टाचार था। तो इसलिए बिजली के 2017 तक सभी गांव में मजरों में बिजली पहुंच चुकी थी। 2017 तक लगभग उत्तर प्रदेश के 98% या 99% मजरों में 2017 तक 99 मजरों पहुंच चुकी थी। ये तो बात गलत बात, भारतीय जनता पार्टी झूठ कह रही है। और बिजली पहुंच चुकी थी, खंभे पहुंच चुके थे, सारी चीजें लग चुकी थी। और सबसे पहली थी बिजली उत्पादन का, तो हमने कहा 10 साल से लगभग 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के सरकार का एक भी बिजली उत्पादन का कारखाना नहीं लगा।
चार कारखाने बिजली जो है स्थापित किए गए, ये उत्तर प्रदेश में किए गए। उसी बिजली से आज हमारे घर की जो ये रोशनी है, ये अखिलेश जी की जो लगाए गए प्लांट से रोशन हो रहा है सारे जगह, है ना। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने तो सिर्फ खाली पोलराइजेशन का काम किया, हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए। इस तरह के मुद्दे को हमेशा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। वो कभी उसके विकास उसके मुद्दे में नहीं रहा, कभी उसके मैनिफेस्टो में नहीं रहा। अभी आपने हिंदू मुस्लिम का ही बात किया, तो सन 1992 जिस समय में आपकी ही पार्टी की सरकार थी और आपके पार्टी के एक बहुत बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कि मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और उन्हीं के सत्ता में कार सेवकों में जो है गोली चलाई गई, तो क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है इस यूपी में आने के लिए, क्योंकि आज राम मंदिर भी बन गई है, तो 2027 में क्या वो मुद्दा फिर से काम करेगा, पार्टी के लिए वो मुद्दा फिर से नुकसानदायक होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा झूठ बोलने की मशीन है ना, भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग करने की मशीन है, और सबसे ज्यादा शरण देने की मशीन है। आप 1992 में जो कारसेवक अयोध्या में घटना घटी, जो चीफ सेक्रेटरी था, ठीक, जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी था, जिसके आदेश पर वहां पर गोली चली, उसको भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर जो निर्माण समिति जो आज के तारीख में उसका मुख्य कार्यकारी कौन है? वही है ना। तो जिसने दिया मिश्रा जी, भाई, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको ले ली? जिसने मुख्य सचिव रहते हुए, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को आदेश करता है क्या? आप लाइसेंस लेने जाएंगे, कौन देगा? चीफ मिनिस्टर, जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर सीधे डीएम से नहीं कहता, वो चीफ सेक्रेटरी से कहता है। तो जो भी उस टाइम अगर कुछ हुआ होगा, अगर कुछ हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था, उसको तो आपने सबसे पहले मंदिर जो है ट्रस्ट का उसका अध्यक्ष बना दिया, राम मंदिर ट्रस्ट का। तो ये तो दोगलापन है ना। नहीं, तो बीजेपी कह रही है कि ये तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आदेश था कि आप जाइए। नहीं मानते, हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं समाजवादी पार्टी में हूं, और कोई चीज मैं किसी भी दल में हूं, मान लो समाजवादी पार्टी में हूं या कभी कांग्रेस में था या बसपा में रहा, अगर मुझसे उस टाइम कोई चीज ऐसा कहा जाए और जिसमें मेरा मन नहीं कहे कि नहीं ये चीज गलत है, तो कैसे मिश्रा जी, कैसे आदमी थे? अगर कहा तो नहीं, क्यों नहीं मना कर दिया? नहीं, तो सत्ता तो आपकी थी। नहीं, हम कह रहे, मैं कह रहा हूं सत्ता थी, अधिकारी कौन था? इंप्लीमेंट किसने कराया? तो अधिकारी वो थे, लेकिन सत्ता ही अगर देखा जाए, देखिए उस टाइम इस चीज को नहीं है, उस तो इस पे माननीय नेताजी ने स्पष्ट बात रखी कि लैंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए मैंने वो काम किया, इस देश में कानून बना रहे, इस देश का संविधान जिंदा रहे, ठीक है, कोई कानून अपने हाथ में न ले। जो भी उन्होंने आदेश दिए वो इसलिए नहीं दिए कि किस पर कितने लोग क्या हुए, उन्होंने इसलिए आदेश दिए कि देश की जो वो चीफ मिनिस्टर थे कि लैंड ऑर्डर बनी रहे, देश का संविधान और लोकतंत्र बना रहे, किसी को हक नहीं है भैया कि जब कोर्ट ने रोक रखा है, स्टे दे रखा है, तो उस पर कोई कार्रवाई हो। तो उन्होंने एक राजधर्म का निर्वहन किया, माननीय मुलायम सिंह जी ने उस समय जो निर्णय दिया वो राजधर्म निभाया उन्होंने। लेकिन जो अधिकारी बने हैं, जो आज सबसे बड़ा ट्रस्टी बने हुए हैं राम मंदिर निर्माण समिति के या यहाँ के, तो वही तो चीफ सेक्रेटरी थे ना। अच्छा। और उसके बाद भी उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? चलिए ठीक है, दे दिया, उसके बाद रिजाइन करते, वो तो पूरी नौकरी करके बाहर आए। अच्छा, बीजेपी का आपके ऊपर एक आरोप रहता है, आपके पार्टी के ऊपर, कि 2017 जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में तभी से विकास हुआ, उससे पहले विकास कुछ हुआ ही नहीं था, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर सड़क हो, या फिर इंडस्ट्री हो। उत्तर प्रदेश में जो बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पीछे हटती थी, क्योंकि यहाँ पे सरकार ऐसी थी कि लाचार थी, कानून अच्छा नहीं था। मैं तमाम बीजेपी ने 2-3 बार मुझे लगता है लखनऊ की सड़कों पे मैंने सजा हुआ देखा है, कभी इन्वेस्टर समिट किया है। हाँ, अभी जल्दी में ही खूब किया, और खूब सारे साइन भी हुए। एक भी, मैं कह रहा हूँ कि देवरिया से गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक एक भी, जैसे 1-8 को सैमसंग वगैरह ने लगाया है, जो हम लोग भी जान रहे हैं, आप कोई ऐसा, हम लखनऊ से चलिए वहां छोड़ दीजिए, लखनऊ से लेके देवरिया तक आइए, 500 किलोमीटर की भी है, 400 किलोमीटर का रास्ता है, इस पर एक भी उद्योग 10 साल में, चलिए आप कह रहे हैं आरोप नहीं है, एक उद्योग आप बताइए लखनऊ से लेकर देवरिया तक इन 9 सालों में कोई उद्योग लगाओ, कोई फैक्ट्रीज लगी हो? भाई चीनी मिल की फैक्ट्रीज है,
चीनी मिल लगी हुई है, वो गन्ना किसानों के लिए, उसके अलावा भाई लखनऊ से लेकर देवरा तक चीनी मिल के अलावा दूसरा कोई उद्योग लगे जिससे इस यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हो, जो पलायन करते हैं पलायन रुक जाए, है ना? तो नहीं हुआ। तो इसलिए सारी बातें झूठी हैं। जो लोग जितना भरोसा अखिलेश जी पर उद्योगपतियों का था, कारोबारियों का था, चूंकि यहाँ पर हमेशा लैंड ऑर्डर ये लगता है कि कब किसका घर गिराया जाएगा, कब किसका मकान गिराया जाएगा, कब किससे नाराज होंगे, किसके ऊपर बुलडोजर आ जाएगा, है ना? तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ये थी कि नहीं, कानून का राज रहेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और सब लोग अच्छा इन्वेस्ट कर रहे थे। हमने कहा जो जिन लोगों ने बिजली उत्पादन की निर्माण की इकाइयां लगी, कैसे लग गई? भरोसे पे तो लगी, लोगों ने लगाया, उद्योगपतियों ने भी लगाया, सरकार ने भी लगाया। अच्छा, अगर इतना ही अच्छा काम सपा ने किया था, हाँ। तो 2022 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो फिर सपा सत्ता में क्यों नहीं आई? 2024 में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई? 2024 में तो गवर्नमेंट फिर से बनाएगी। उत्तर प्रदेश में तो हार गए ना। कितनी उनके एमपी हैं, कितने हमारे, कितने उनके हैं? नहीं तो आपने यहाँ पे एक साथ गठबंधन किया। तो भी तो गठबंधन किया था, इससे क्या मतलब है भाई? 33 उनकी है, हाँ। ठीक है, और 43 हमारे हैं। हम्म। तो हमने तो हराया उनको यहाँ भाई। 22 कहीं ना कहीं अगर हम हारे तो हमने 24 में हराया, नहीं हराया भाई? भारतीय जनता पार्टी को 24 में हराया भाई। गठबंधन तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के साथ हमने किया, बाकी दूसरे दलों के साथ उन्होंने एलडीए इंडी वो क्या नाम लोकदल के साथ किया, राजभर जी के साथ किया, संजय निषाद के साथ किया, 5-7 पार्टियों अपना दल उनके साथ किया भाई, 6-7 पार्टियों के साथ उन्होंने भी किया। नहीं तो बीजेपी ये कह रही है कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए अभी मौजूदा समय में, तो या तो बीजेपी और दूसरी अगर कोई बड़ी पार्टी है तो वो सपा है। तो सपा को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया 2024 के चुनाव में कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सके? यहाँ नहीं, कोई दिक्कत, देखिए हम लोग अकेले भाई, भारतीय जनता पार्टी की क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 6 पार्टियों को समर्थन लिया यहाँ से? वो तो इससे पहले भी क्या नाम है चुनाव एक साल लड़ते थे, लेकिन हम सपा कांग्रेस हम भी 19 में बसपा के साथ लड़े, हम बसपा 19 में बसपा के साथ लड़े, ठीक है। 22 में हमने छोटे मोटे दल राजभर और इन लोगों को साथ लिया, ज्यादा नहीं लिया। 24 में हम कांग्रेस के साथ लड़े। वो तो उसमें आदमी को अपने भाई जो आपके जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये देखनी होती है कि भाई कौन पार्टी आपसे इंटरेस्ट के साथ रहने की, दोनों लोगों में जिसमें बातचीत बन जाती है कि नहीं ठीक है, विचारधारा एक है, लोगों का विजन एक है, हमारी जो प्राथमिकताएं वो कैसी हैं, अगर वो मेल खाती है तो जाहिर सी बात है समझौता होता है। अच्छा, जैसे जो अभी इंडिया गठबंधन है, हाँ? क्या 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा, यहाँ पे फिर से एक बार इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा या फिर सपा अलग से चुनाव लड़ेगी? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन कंटिन्यू रहेगा, इंडिया गठबंधन पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा दिल्ली का जो चुनाव हुआ, वहां भी अलग अलग चुनाव लड़ी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, वहां पे जाके आरोप प्रत्यारोप लगाए। देखिए हम दिल्ली कांग्रेस जो साथ थी वो अलग हो गई। दिल्ली हम लड़ नहीं रहे थे, हमारी पार्टी लड़ नहीं रही थी, तो उसमें हमें नहीं कहना है। नहीं, सपोर्ट तो करने गए थे माननीय अखिलेश यादव जी। केजरीवाल जी का सपोर्ट किया गया, हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता? तो राहुल गांधी ऐसा क्या कारण हुआ कि दिल्ली में वो अलग हो गए? नहीं, हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हम लड़ रहे हैं, हमने बिहार सीट नहीं लड़ी, हमने दिल्ली कोई सीट नहीं लड़ी, हमने वहां पर आरजेडी का सपोर्ट किया, वहां पर केजरीवाल का सपोर्ट किया, ठीक है, हम नहीं लड़े। हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, यहाँ हमें किसके साथ रहना है इसका निर्णय हमें लेना है। वहां केजरीवाल जी को निर्णय लेना था कि हम किसके साथ लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ कांग्रेस का हमारा अलायंस है और कंटिन्यू रहेगा। तो अगर ये अलायंस 2027 में रहा, इंडिया गठबंधन, तो सपा अपनी कितने सीटों पे चुनाव अपने जो कैंडिडेट को चुनाव देखिए लड़ाएगी? इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि इस बार जिस पार्टी से भी गठबंधन होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं सीट है, उसको ये देखना होगा कि कौन सीट कौन जीत सकता है। जो सीट जो जीत सकेगी, जहां समाजवादी पार्टी जीत सकेगी वहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी, अगर जिन सीटों पे लगेगा कि नहीं हमारे गठबंधन के साथ ही जीत सकते हैं, वहां गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। जैसे अभी देखा जाए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी है। हाँ, कोई उनका संगठन नहीं, कोई उनका नहीं बचा नहीं है यहाँ पे उम्मीदवार। तो इस लिहाजे से आप क्या देखते हो कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना चाहिए या सपा ही ज्यादा सीटें? कांग्रेस, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जहां पर अखिलेश जी ने कहा है कि भाई जहां पर उनके जिताऊ उम्मीदवार होंगे वही गठबंधन को दिया जाएगा कि भाई आप जीत सकते हो ना, सीट लेने से ज्यादा क्या फायदा है भाई, सीट दे दिया जाए, अब न जीत पाओ तो खराब तो नहीं करना है ना भाई। 24 में 27 में तो हाल में सरकार बनानी है, तो इसलिए वो लोग भी होंगे कि भाई अगर सरकार बनानी है तो जहां पर जिसका उम्मीदवार मजबूत होगा उसे टिकट सीट मिलनी भी चाहिए और मिलेगी भी। जब 2024 का लोकसभा में लड़ रहा था, तैयारी कर रहा था, आशीर्वाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे था,
तो मुझसे राष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ सोशल इंजीनियरिंग के तहत वहां पर कुर्मी समाज के, जो हमारे वर्मा समाज के जो पूर्व सांसद थे राम शरण वर्मा जी, उनको ले लिया है। मसूद, इस बार इनको मौका दीजिए, अभी आपका उम्र नहीं बहुत, ठीक है, अभी आप नवयुवक हो, हमारे साथी हो, तो आप जो है विधानसभा लड़ लीजिए, हम आपको विधायक बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने इसे कहा कि आपको विधायक बनाएंगे और 2027 आपको लड़ाना है और MP लड़ाइए। हमने कहा ठीक है साहब। तो 2027 हमें लड़ना है और मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव अगर होगा या SIR के बाद उस सीटों का निर्धारण हो जाएगा कहाँ से लड़ेंगे। तो अभी ये नहीं क्लियर है कि आप किस सीट से? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि आप पिछले विधानसभा में कटरा भी गए थे। कटरा विधानसभा से भी ऐसा है लड़ा था। हर राजनीति करने वाले के हिस्से में कुछ न कुछ आता है। हमारे हिस्से में ये आता है मिश्रा जी कि हम पहले कटरा विधानसभा से लड़े, तो कटरा की क्षेत्रों की दुख, उनके तकलीफ और सुख में हाजिर होते थे। फिर जब गोंडा लोकसभा 14 में लड़े तो पूरा गोंडा जिला हो गया। फिर कैसरगंज से तैयारी किया 22 में, तो पूरा बहराइच जिला हमारे संपर्क में आ गया। फिर 24 में हमने लोकसभा की तैयारी की तो पूरा श्रावस्ती बलरामपुर। आज के तारीख में पूरे मंडल में के लोगों के आमंत्रण निमंत्रण हमारे पास आते हैं, शादी ब्याह जग भंडारा जलसा जुलूस के आमंत्रण निमंत्रण आते हैं। तो हमारे जिम्मे ही मिला कि सारे, हो सकता है बहुत सारे लोगों के, नेताओं के और दूसरे लोगों के गाड़ियों के टायर 8 महीने में, साल भर में बदले जाएंगे। हमारी गाड़ियों की देखेंगे, जितनी हमारी 4-5 गाड़ियां हैं, उसके गाड़ियों के टायर 6 महीने में बदल जाते हैं। वजह यह है कि हमें एक यहाँ नवाबगंज से लेकर के नानपारा तक और जरवा से लेकर के और जरवल तक, इतनी जगहों पर लोगों के दुख सुख में आना, वो जाके संबंध बन गए। सब जहां जहां हम गए उनसे व्यवहार हो गया, उन लोगों ने मदद की, हमारे साथ संबंध बन गए, तो हमें उनके दुख सुख में जाना पड़ता है। तो एक चीज हमारे हिस्से में आ गई कि सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग हम करते हैं और उसके लिए कमर में दर्द हमारे बना रहता है ना। लेकिन हम उसके लिए पीछे नहीं है। हम तो जितना कोशिश करते हैं कि हम 4 जिले भी जा पा रहे हैं, अगर 2-4 जिले और जा पाएंगे तो वहां भी जाएंगे। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में प्रधानी और जिला पंचायत का भी चुनाव होगा, तो इसको लेकर आपकी और पार्टी की क्या तैयारी? अभी पार्टी ने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है। पार्टी भी SIR पर, उसका सारा फोकस SIR पर है। SIR हो जाएगा तो पंचायत चुनाव पर भी पार्टी का कोई विचार नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। पंचायत चुनाव को लेकर कोई तैयारी? अभी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, गोंडा मेडिकल हॉस्पिटल का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गोंडा मेडिकल हॉस्पिटल में बेड के ऊपर कहीं कुत्ता सो रहा है और कहीं ऑक्सीजन पाइप पे चूहे कहीं दौड़ रहे हैं और उस पे जांच बैठाई गई है कि क्या ये सत्य है या असत्य है, यह घटना केवल बदनाम किया जा रहा है। तो जब सामने वीडियो आ चुकी है, सारी चीजें सामने है, पारदर्शिता है, तो फिर जांच बैठाने की क्या जरूरत है? नहीं, जांच इसलिए बैठाई गई है ताकि जांच में ये बताया जा सके कि ये वीडियोस AI जनरेटेड है, इसलिए जांच बैठाई गई, और कोई मतलब नहीं। अच्छा, कि ये सही नहीं है, सरकार ये बता सके, बनाया गया है। हाँ, क्योंकि वो तो वीडियो सच है, वही वीडियो सच है, जिसने बनाया सारी चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि जांच भी उसको अत्याचार में कराई गई संडे में, कि संडे में पूरा अस्पताल में सन्नाटा, इमरजेंसी बंद। इमरजेंसी में जो मरीज लाए जाते हैं वही है, बाकी इमरजेंसी भी नहीं काम करती, OPD सारी बंद। ऐसे दिन जांच अधिकारी आए जिस दिन अस्पताल में कोई नहीं मिले कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको सुविधा है, असुविधा है, ठीक है। और दूसरी जांच में यही होगा ना कि जैसे अभी हमने काशी का देखा है, इसी तरह से जांच रिपोर्ट आएगी कि नहीं, सो जो वीडियो था AI जनरेटेड था कह करके, और हो सकता है कि जिन लोगों ने वीडियो डाला हो उन्हीं पर कार्रवाई हो जाए, है ना। आप समझिए कि जिला अस्पताल जो गोंडा है, इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा है ना, कि मेडिकल कॉलेज उधर है, हॉस्पिटल इधर बना दिया गया। अभी आप जाइए, आप कहिए कि साहब अल्ट्रासाउंड होना है तो वहां बोलेंगे मशीन खराब है। आप कहिए CT स्कैन होना है तो मशीन खराब है। आप कहिए MRI होना है तो मशीन खराब है, ठीक। मतलब आप वहां पर बेड कहिए तो जल्दी बेड नहीं मिलेगा। मेडिकल कॉलेज, आप बताइए मेडिकल कॉलेज काहे कहा है? इसे मेडिकल कॉलेज कहा जाता है कि गोंडा मेडिकल कॉलेज में मरीज को रेफर किया गया। एक भी यहाँ पर न्यूरो सर्जन नहीं है। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं आपको मालूम है, जितने भी है, एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप तो सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज काहे का भाई? मतलब अगर कोई, हमारे यहाँ सैकड़ों दुर्घटनाएं डेली होती है जिले में, छोटी बड़ी मिला करके, वहां से रिफर होते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल कहता है ट्रामा नहीं है, उसके पास ट्रामा ही नहीं है। जब जिस मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज कैसा? जिस मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरो फिजिशियन नहीं है, जिसमें
कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है, हृदय रोग डॉक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको घंटे आधे घंटे में तुरंत चाहिए मामले, अगर नहीं है तो उसको नहीं बच हाँ, पाता। तो वो बच लखनऊ जाता जाते जाते कितने लोग मर जाते हैं। लखनऊ या तो आप यहां पर समझिए कि यहां सिर्फ कुछ नहीं है, यहां वही लोग जाते हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं, कमजोर हैं। वो जिंदगी पे कि चलिए हम जाएंगे, अगर जिला अस्पताल में बच जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है यहां। तो सबसे मतलब भ्रष्टाचार सभी विभागों में है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर इस सरकार में भ्रष्टाचार है और सबसे ज्यादा नाकाम कोई विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग है। तो बीजेपी तो कहती है भ्रष्टाचार है ही नहीं, हमने हमने भ्रष्टाचार खत्म कर बिल्कुल दिया है। खत्म, चूंकि जैसे गरीब को खत्म करने से पहले, गरीबी को खत्म करने से पहले गरीब को खत्म कर दिया जाए, तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का नाम ईमानदार रख दिया। इसको नाम बदलने हैं ना, तो हर चीज को नाम बदल देते, तो उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम बदल करके, ठीक है, उसे सुशिष्टाचार कर दिया है कि नहीं साहब, इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा, अब रिश्वत को भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा, तो नाम बदल दिया उन्होंने। उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम ही बदल दिया कि सुशिष्टाचार ही है। अच्छा, जैसे कि गोंडा में अगर देखा जाए तो यहाँ की जो 7 विधानसभा है, 7 पे बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ के जो मौजूदा लोकसभा के सांसद हैं वो भी बीजेपी की हैं, जो कि मंत्री भी हैं। उसके बावजूद अभी आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले प्रदेश के सभी जिलों की जो है विकास की लिस्ट आई है कि कौन सा जिला किस पोजीशन पे है। उसमें गोंडा तो टॉप कर गया है। हाँ, सबसे नीचे से, हाँ, नीचे से पहले नंबर 75वें नंबर पे था। हाँ, तो आप ये समझिए कि उत्तर, एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी आई, ये मंडल मुख्यालय है, कहाँ चला गया? बलरामपुर में। हमारे एमएलए जो एमपी नहीं रोक पाए, है ना। ये इनकी कमजोरी कहीं ना कहीं यानी ये दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं ये निंदा की बात है, ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रभावशाली यहाँ के दोनों मिनिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, हाँ। एक कैबिनेट मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्य मंत्री है, और जाहिर सी बात है दूसरे जो लोग हैं वो भी प्रभावशाली हैं, और 7 एमएलए हैं वहां पर। 4 एमएलए हैं, 4 में एक वहां पर बीजेपी सपा का भी है, और सांसद वहां भी सपा का है। ठीक, जिस जिले में गया है वहां पर सांसद भी भाजपा का नहीं है, सिर्फ 3 एमएलए हैं, लेकिन वहां चला गया, और यहाँ हमारे 7 विधायक और 2 सांसद नहीं रोक पाए, और जबकि एक मंत्री भी है, एक मिनिस्टर भी है कैबिनेट में। तो अब जाहिर सी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस जिले को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अनदेखी है। इस जिले को अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। इस जिले में कोई भी, एक भी उद्योग, एक भी कारोबार, एक भी ऐसा काम बताइए जिसमें 100 लोगों का रोजगार लगने की कोई भी हो। हम कह रहे हैं अगर 7, इससे ज्यादा यहाँ क्या दे सकता है? गोंडा ने 7 के 7 विधायक दिए लगातार, दूसरी बार, हाँ दूसरी बार 7 विधायक दिए, दूसरी बार लगातार दोनों एमपी दिए, इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता गोंडा। अब गोंडा के लोग क्या दे सकते थे, लेकिन गोंडा के लोगों का दिया। आज उनके लड़के जालंधर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बंबई, दिल्ली मजदूरी करने को मजबूर है ना, बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल, जिन्होंने बनाया। तो रिटर्न गिफ्ट यही है। तो आने वाली 27 तारीख में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और यहाँ की जनता, किसान जिनके कर्जे माफ होने हैं, समाजवादी पार्टी उनके सारे कर्जे माफ करेगी, उनके बेटों को रोजगार देगी। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सभी महिलाओं को, सभी गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये महीने उन्हें पेंशन के रूप में मिलेगी, है ना। सारे जितने नौजवान हैं उनकी रोजगार की गारंटी कि सरकार जब तक उनको सरकारी नौकरी नहीं देती, रोजगार नहीं देती, तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी, है ना। तो इस तरह से तमाम योजनाएं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ये सरकार लाने हमारी आएगी, लेके आएगी। समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो किया। जो मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 5, 10, 11 साल हो गए, 11 साल में भी 1 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। हाँ, नहीं दे पाए। और उसके हिसाब से तो 22 करोड़ रोजगार हो गए। लेकिन हमारी सरकार, हमारे नेता ने जब कहा है तब वो काम किया है। तो हम 7 की 7 सीटें 2027 में आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की झोली में यहाँ डालेगी जनता है। तो जैसे कि अभी आपने कहा आपके पार्टी का ये मोटिव है कि 2027 में जब आप सत्ता में आओगे, प्रत्येक युवा को आप सरकारी जॉब दोगे, जब तक नहीं मिलेगी तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, भत्ता दोगे। तो ऐसा क्या संभव, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखी जाए तो 30 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे अगर युवा देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ तो युवा और ज्यादा ही होंगे। तो क्या इतना नौकरी आप 5 साल में दे पाओगे? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख बैकलॉग की नौकरी खाली है सारे विभागों में। हम बैकलॉग खोल दें, जितनी नौकरियां जो चाहिए उतनी नौकरी नहीं है विभाग में,
तो हम तो पहले दिन से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, फिर डे बाय डे रोजगार दिया जाएगा, उन्हें व्यवसाय किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें दिया जाएगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए भी राष्ट्रपति जी ने कहा देश और दुनिया में जहां पर भी यहाँ का प्रतिभाशाली छात्र पढ़ना चाहेगा हम उन्हें पढ़ने के लिए पैसे देंगे फ्री। हाँ उन्हें मिलेगा। हाँ, पूरा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी, आपकी सरकार ठीक है। उठाएगी। जब तक नहीं हो पाएगी तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तब तक वो अपना पढ़े और रोजगार भी देंगे, सरकारी नौकरी भी देंगे। और हमने कहा है मौका मिलेगा तो करके दिखाएगी सरकार हमारी। जैसे कि अभी बीजेपी के एक विधायक हैं जो कि गोंडा के एक विधानसभा सीट से हैं, उनके लड़के का एक बयान आया है कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, और आप गोंडा में मुस्लिमों के एक बहुत बड़े चेहरे हो, आप कहीं ना कहीं जो मुस्लिम परिवार है उसके आप एक बड़े नेता हो, तो क्या बिना मुस्लिम के वोट के बीजेपी गोंडा के 7 विधानसभा सीट जीत पाएगी या फिर 1-2 भी सीट जीत पाएगी? देखिए इसमें हमारी दो बात कहना है, सीट वो जीत सब ले। पहली चीज है भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसे भंग करें और जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी हैं उन्हें निकाल करके बंगाल की खाड़ी में फेंके भारतीय जनता पार्टी। भाई क्यों दोहरा चरित्र कर रहे हो? करो में वोट भी नहीं चाहिए और आपने अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, उसके पदाधिकारी बना रहे हैं, पहले इनको उठा करके सबको पार्टी से बाहर करो, उसे भंग करो, पार्टी से बाहर करो। जो भी मुसलमान आपके यहाँ आकर के अपवित्र कर रहा है आपकी पार्टी को, वो सारे अपवित्र लोगों को बाहर कर दो ना पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि चलिए जिस समाज की आप बात कर रहे हैं कि हम उसके वोट से जीतना चाहते हैं और उसने दिया भी है, जीते भी है, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या सभी जो हमारे जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उन सभी किसान भाइयों के कर्जे माफ हो गए, उनके बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई, उनके परिवार को रोजगार उपलब्ध हो गया, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है फ्री में, उन्हें अच्छी दवाई इलाज मिल रही है, अस्पताल की हालत देख रहे हो, उनके घर तक अच्छी सड़कें बन गई, उनके कच्चे मकान जो थे वो सारे कच्चे मकान पक्के बन गए। चलिए आप उन्हीं को कर दीजिए, लेकिन नहीं कर रहा है आपको तो सिर्फ पोलराइजेशन करके ध्रुवीकरण करके मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लेना है। कितनी दुर्भाग्य बात है कि इस देश में 14% मुसलमान है, 80% हिंदू भाई हमारा, आप 80% को 14% से डरा रहे हो। राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, गवर्नर आपका, डीजीपी आपका, डीएम आपका, एसपी आपका, सीओ आपका, थानेदार आपका, आपके हिंदू भाई विराट समाज से आता है, बिल्कुल इतने लोग आते हैं और डराते हो मुसलमान को से 14% मुसलमानों से, जिसका कोई एक तहसीलदार नहीं, जिसका एक थानेदार नहीं कहीं पर। नहीं, इसका एक बड़ा कारण अगर आपने भी देखा होगा कि अगर अभी भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, अभी हाल के दिनों में देखा होगा लाल किले का जो मामला हुआ, तो यहाँ पे एक विशेष वर्ग का ही क्यों नाम आता है? मैं कह रहा हूं ऐसा विशेष वर्ग का नाम ही उछाला जाता है। कह रहे जैसे अगर जो लोग भी आतंकवादी हैं उनके फन कुचलो। कभी मुसलमानों ने कभी आतंकवादियों के समर्थन में रैली नहीं निकाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बार बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली है कि नहीं निकाली है? तो मुसलमान से क्या मतलब है? मुसलमान भाई उसको अगर मुसलमान कहीं पर भी उस आतंकवादी घटना या आतंकवादी में लिप्त लोगों का सपोर्ट करे, ठीक है। अभी हमने तमाम खबरें देख रहे हैं, आज भी मैंने देखा है सुल्तानपुर की कहां खबर है कि गौ तस्करी में 10-12 लोग पकड़े गए हैं कई वंशों के साथ। डेली ये खबरें आ रही हैं। 95% भी हमारा देख रहे हैं कि गैर मुसलमान नहीं होता है गौवंश तस्करी में। मुसलमान होगा आ जाए तो उसको घर गिराना नहीं, आप गिराइए, हम तो खुशी से कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब एक ही जुर्म दो लोग करते हैं, एक के लिए सजा दूसरी है, दूसरे के लिए सजा दूसरी है ना। अगर एक ने सजा की है तो नेशनल चैनल पे चलेगा, अगर कि एक भी समाज ने उस गलती की तो तमाम नेशनल चैनल पे खबर बनेगी। अगर वही गलती दूसरे समाज ने की है तो वो छोटे मोटे यूट्यूब पर चल जाए तो बहुत बड़ी चीज है, सोशल मीडिया पर ना वो भी नहीं चलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात यह है कि ये भेदभाव सरकार की तरफ से जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से सरकार को अपना एक राजधर्म निभाते हुए भारतीय संविधान के तहत सबको लेकर के चलने का काम करना चाहिए था, तो सरकार अपने विश्वास, जैसे मोदी जी आए तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भी बात की थी, है ना। तो जाहिर सी बात यह है
कि सरकार खुद से कहती है कि नहीं आप मुझ पर विश्वास न कीजिए। एक तरफ तो कहती है कि नारा, और दूसरी चीज अपनी कार्य प्रणाली से दिखाती है कि नहीं साहब, हम वो बातें, हमारे वादे जो थे, वो हमारे जो नारे थे, वो झूठे हैं, है ना। तो ये बड़ा बहुत अफसोस की बात है कि सरकार, जैसे हम कह रहे हैं, कोई दल, राजनीतिक दल कोई काम करे अपने फायदे के लिए तो ठीक है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाए तो उसके लिए सब लोग, राजा के लिए जनता सब बराबर है, प्रजा सब बराबर है ना। उससे राजधर्म निभाना चाहिए, लेकिन इस वक्त राजधर्म ना केंद्र निभा रहा है, ना प्रदेश निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी ये भी तो कह रही है कि अगर हम कोई योजना लेकर आ रहे हैं, तो अगर हम हिंदू को दे रहे हैं तो मुस्लिमों को भी दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये मुस्लिम को बताओ, योजना नहीं दी जा रही। भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से दे रही है क्या? नहीं, वो तो हमारी टैक्स है, आम जनता का टैक्स है। मैं कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, हम टैक्स देते हैं, बिल्कुल। हम तो 10 रुपए का फायदा नहीं लेते। तमाम ऐसे लोग हैं कि जो टैक्स देते हैं, हम तो कोई भी मैं तो कोई फायदा नहीं ले रहा हूँ सरकार का, मैं भी किसी भी, कोई भी जो उनकी स्कीम चल रही, जितने भी, उसका मैं कोई भी लाभार्थी नहीं हूँ। बिल्कुल। और टैक्स कौन देता है? जो 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट खरीदता है वो टैक्स देता है, ठीक है। एक माचिस खरीदता है वो टैक्स देता है। जो वहां से बन के आता है, उद्योगपतियों, अंबानी, अडानी, वो टैक्स नहीं देते। वो टैक्स तो हमें देना होता है, वो तो प्रोडक्शन करते हैं, और जो टैक्स लगाते हैं वो टैक्स हमें देना होता है। तो सरकार ये किसी पे मेहरबानी नहीं कर रही है, ये किसी पे खैरात नहीं दे रही है, किसी को दे रही है, ये हमारे सबके हिंदू मुसलमान के टैक्स के पैसे से वो लोगों को दे रही है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अपने खजाने से नहीं दे रही है। अच्छा, जैसे कि अभी इस जो सपा एक पीडीए लेकर आई है कि हम पीडीए को आगे लेकर जाना, हमें पीडीए का कहीं ना कहीं मदद करना है, तो ये पीडीए का फार्मूला क्या है आपका? क्या ये फार्मूला 2027 विधानसभा चुनाव में आपका एक प्रमुख हथियार होगा? देखिए, फार्मूला सीधा सीधा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ठीक। और पीड़ित समाज की वो लोग भी जो चाहे अगले समाज से हो, चाहे हमारी पीड़ित महिलाएं हो, आदि आबादी हो, है ना, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, हर वर्ग। क्योंकि खास तौर से इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक हुआ है। तो अखिलेश जी ने कहा कि जो पीड़ित वर्ग है, सबसे ज्यादा पीड़ित ये 3 बिरादरी है, पिछड़ा समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक। सबसे ज्यादा इनके रिजर्वेशन काटे गए, इनके आरक्षण को काटा गया, उसे लूटा गया, इन्हें न्याय नहीं मिला, इन्हें थानों में मारा गया, इन्हें भगाया गया, ठीक है, इनके साथ ज्यादती हुई, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के साथ। तो उन पीड़ित लोगों का एक समूह बनाया अखिलेश जी ने, जिसे पीडीए नाम दिया। उसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो अपर कास्ट से आते थे, जो तमाम और आदिवासी थे, उनको भी शामिल किया गया, कि वो सभी लोगों का समूह है जो इस सरकार से पीड़ित है। जी, जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ पे मदद इसके थ्रू एक मिलेगी। पीडीए बना दिया गया कि सभी सारे पीड़ितों का समूह पीडीए। पीडीए। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में बीजेपी बांटती, बढ़ती। तो 2027 के चुनाव में, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीजेपी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, वहां पर उन्होंने कहा कि अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो हम कहीं ना कहीं कार्यवाही करेंगे। तो क्या इससे जो ब्राह्मण का वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ये हम तो ब्राह्मण बहुत ही बौद्धिक बिरादरी है, बुद्धिजीवी लोग। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी बुद्धिजीवी बिरादरी, इतनी पढ़ी लिखी बिरादरी ऐसी जगह पर है, उनको क्या मिला है? इस सरकार में कौन सी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी की है? ना उसका प्राइम मिनिस्टर है, ना उसका चीफ मिनिस्टर है, ना उसका प्रदेश अध्यक्ष है। कहां पर है वो? कैबिनेट में जो मिनिस्टर बड़े भाई, जो आप शुरू से लीजिए नीचे तक, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा चेहरा बताइए ब्राह्मण का जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावरफुल हो। एक स्वास्थ्य विभाग में उनको बेचारे को पकड़ा दिया, क्या नाम है, ब्रजेश पाठक, गृह मंत्री दोनों ब्रजेश पाठक को। अगर ब्राह्मणों को, ठीक है, आप उप मुख्यमंत्री बनाए हो, अगर ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी चाहती कि हम ताकत देना चाहते हैं, तो हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि ब्रजेश पाठक को गृह मंत्री दे दो। ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त विपक्ष में कोई पद नहीं है। एक पद है जिसका कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो है नेता प्रतिपक्ष का। समाजवादी पार्टी ने उस पद को ब्राह्मण माता प्रसाद पांडे जैसे वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता को, भाई हमारे पास सिर्फ एक लाल बत्ती है इस वक्त, जो विपक्ष का नेता होता है प्रतिपक्ष का, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा लाल बत्ती का, एक लाल बत्ती है। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एक लाल बत्ती है, और उस लाल बत्ती को समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण को दे रखा है। कहां ब्राह्मण समाज के लोगों, आप बौद्धिक हो, बुद्धिजीवी हो, सोचो, आपको कहां भारतीय जनता पार्टी में हिस्सेदारी है? आप बताइए, जिले से लेकर के प्रदेश लेकर सेंट्रल तक
आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। आपका एक उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, स्वास्थ्य विभाग का दौड़ो, कोई बजट भी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, उसमें कोई फंड नहीं दिया जा रहा है, खाली उनको बेइज्जत कराया जा रहा है। जैसे यहां देख रहे हैं, खाली उनको बेइज्जत कराने के लिए, ब्रजेश पाठक जी को बेइज्जत कराने के लिए उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। तो उनको उसने बजट देते कि भाई दीजिए, हर 1000 करोड़ 2000 करोड़ लीजिए, इसको अस्पताल बनाइए, अच्छे से ट्रामा सेंटर बनाइए, अच्छे से डॉक्टरों की भर्ती कीजिए। वो तो हो नहीं रहा है, तो हर जगह उन्हीं की निंदा हो रही है, वही जलील हो रहे हैं। तो ब्राह्मण को तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जलील करने के लिए रखी गई है बस यहाँ पे। हाँ, और समाजवादी पार्टी का एक पद है हमारे पास इस वक्त, विपक्ष में लाल बत्ती का एक पद है, कैबिनेट मिनिस्टर अधिकारी का, समाजवादी पार्टी ने उसे ब्राह्मण को दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जो 2027 के आपके मुद्दे हैं, उसमें जो प्रमुख मुद्दों में ये भी मुद्दा आप उठा सकते हो कि ब्राह्मण के कहीं ना कहीं वोट अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। मैं बिल्कुल कह सकता हूं, ब्राह्मण समाज अगुआ है, हमेशा उसने, जाहिर सी बात यह है कि फिलहाल उसको सोचने की जरूरत है, और सोच रहा है वो कि भाई आपकी हिस्सेदारी लो ना, हिस्सेदारी आपकी कहां है। समाजवादी पार्टी में नेताजी के बाद दूसरे नेताओं में जनेश्वर मिश्रा जी का नाम है, उनके नाम पर इतना बड़ा पार्क बनाया गया, उनके नाम पर पार्टी में बहुत बड़ा उनका सम्मान है। नहीं तो बीजेपी तो लगातार कहते हैं कि ये एक परिवारवाद की पार्टी है। कौन परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा कौन सा जो आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई बना है, कितना छक्का मारता चौका, क्यों बनाएगा? वो तो कहते हैं कि वो पहले जिला से लेकर फिर मंडल। हम कह रहे हैं वो 4 बार, मैं गारंटी देता हूं अमित शाह जी के बेटे को कि वो 4 गेंद हमें, 6 गेंद हमें खिला दें या 6 गेंद हमको खिला दें। भाई वो अगर बीसीसीआई चेयरमैन है ना, बहुत बड़े हैं, मैं 6 गेंदों का हमारा सामना कर ले या वो 6 गेंद हम बैटिंग कर ले। अभी तो वो आईसीसी के हैं, हम कह रहे हैं बीसीसीआई होके गए हैं ना। बीसीसी भाई किसी भी क्षेत्र में नेता को वोट उसी को दिया जाता है कि जो जनता के पर समर्पित हो, जनता उसे वोट देती है, वो विधायक एमपी बनता है। तो अगर ये आईसीसी बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं वो, तो अच्छे क्रिकेटर होंगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई 6 बॉल या तो हमें खिला दें, हम खेल लें, या हमारी 6 बॉल वो खेल लें। तो अगर ये सब परिवार नहीं, अगर तमाम जगह है, मैं एक तमाम बीजेपी इसके लिए, और जाहिर सी बात यह है, दिक्कत क्या है, परिवारवाद इसलिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो पिछड़ी जात से आते हैं। अखिलेश यादव जी का परिवार पिछड़ी जात से, यादव अहिर जात का है। इनको तकलीफ यह है कि किसी यादव अहिर जात के घर का सांसद क्यों बन गया, 2-3 लोग हैं, ये तकलीफ है। अगर वो किसी दूसरे जात के होते तो तकलीफ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है यार कि 4 यादव अहिर के लोग एक घर में 4-4 पैसे बन गए भैया, ये तकलीफ है। ये पेट का चोट रहा है भाजपा को कि 4 यादव अहिर के लड़का बैठा हुआ वही कैसे सांसद बन गए, ये तकलीफ है। तो बीजेपी ने तो अभी यादव को मुख्यमंत्री भी बनाया है। देखिए, 2 चीजें, आप ऐसे लोगों को जिनको रिमोट अपने हाथ में हो, जो शादियों में वो चलता है ड्रोन, दूल्हे वाला सुंदर सा, अपने मन से कहीं उड़ सकता है, जहां फोटो खींचने को दबाओगे वहां जाएगा, ऑपरेटर के द्वारा जाएगा। तो वो ड्रोन है, ऑपरेटिंग अलग है। तो जितना ड्रोन चलता है उसको आप दबाएंगे वो बढ़ेगा, जो ऑपरेट करेंगे जितना रिमोट से, है ना। अखिलेश यादव जी क्या है, वो बृहद सोच, उनके ऊपर जाहिर सी बात है वो पूरी देश और प्रदेश सारी, वो नेता है, वो सब समाज के नेता है। ठीक है, वो यादव बिरादरी से आते हैं लेकिन सब समाज के नेता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी में जो किसी भी बिरादरी को, और हम तो कह रहे हैं कि यादव को चलो वहां बना दिया, उत्तर प्रदेश में तो रिमोट का भी क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को कम से कम दूल्हे वाला भी रिमोट, क्या नाम है, ड्रोन का नहीं दिया कि चलिए चलो उसी में उड़ो तुम्हें। दूल्हे वाला ड्रोन है जो शादी ब्याह में मिलता है, कम से कम वही का ड्रोन देते कि चलिए हम ऑपरेट कर रहे हैं, तुम ही उड़ो। अच्छा, जैसे अभी आपने एक चीज कहा कि जयशाह जी जो हैं, उन्हें अमित शाह जी के कारण बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए, माननीय अखिलेश यादव जी जिस समय 2012 में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले इनका ना कोई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चेहरा था, क्योंकि एक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संरक्षण में ही पार्टी जीत के आई थी चुनाव। तो क्या ये भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं 4 बार के एमपी से क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो एक संरक्षण तो इन्हें भी मिला ना। क्यों नहीं मिलेगा भाई, जाहिर सी बात यह है कि पार्टी नेताजी थे, सारी चीजें हैं, तो अब विधायकों ने उन्हें चुना ना, किसने चुना? नहीं तो जितने विधायक वहां पे जीते थे, उनमें से क्या कोई इतना कामयाब, इतना काबिल विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सके? आप समझिए, बिल्कुल काबिल। आपने देखा होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, राजनाथ सिंह थे ना, पर्ची लेकर गए थे, पर्ची लेके गए, वसुंधरा राजे को दिया,
उन्होंने पढ़ा। हम्म। तो ये उनका लोकतंत्र। अब उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि पर्ची लेकर के विवाह, तो हमारे यहाँ तो कम से कम विधायकों से कहा गया भाई किसको चुनना है, हाँ। विधायक ने कहा अखिलेश यादव जी को चुन रहे हैं। वहां तो विधायकों से नहीं पूछा गया, एक पर्ची आई और वसुंधरा राजे ने पढ़ दिया जो दिल्ली से नाम आया। तो अब उनसे कहीं हिटलर शाही तो वहां है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो सारे लोगों की, ये लोगों को समाजवादी पार्टी के ने देखा, इस पार्टी को अच्छे से, जिनके सर्वमान्य नेता है वो अखिलेश यादव जी हैं, सारे विधायकों की इच्छा थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। नहीं तो बीजेपी कहते जो वो पर्ची जाती है वो पहले विधायकों की मीटिंग होती है, फिर विधायक अपना वोट दे देते हैं, उसी के नाम पर्ची जाती कुछ है। नहीं, पर्ची कोई वोट नहीं पड़ा। वो तो जो विधायक था वो भी नहीं जान रहा था। उन्हें ऐसे एक पहली बार के बने विधायक को उन्होंने बनाया कि अगर हम सीनियर एमएलए को बनाएंगे मुख्यमंत्री तो ये उसकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षा होगी, अपने हिसाब से काम करेगा, और उसके बड़े दावेदारी दावे नहीं सुनी। और एक जो सिंगल बार का जो पहली बार जिन गया है, अगर उससे बनाएंगे तो सारा एहसान मानेगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस के लोगों ने हमें बना दिया है, तो हम उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। तो इसी जो रिमोट में कह रहा हूं कि रिमोट लेकर के सिर्फ ड्रोन है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। तो अगर 2027 में आपकी सरकार आती है, हाँ। तो क्या अखिलेश यादव के सिवाय हम दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे? हमने ये कहा कि इस वक्त अखिलेश यादव से बड़ा इस देश में कोई नेता नहीं है, हम्म। कोई नेता नहीं है, इतना विजनरी लीडर ही कोई नहीं है। हम क्या सोचे, मैं जब कह रहा हूं कि पूरे राष्ट्र देश, भारत देश में अखिलेश जैसा पढ़ा लिखा और विजनरी लीडर कोई है ही नहीं। हम तो मुख्यमंत्री उनके लिए छोटी बात है, वो तो यहाँ के विधायक और जनता खुदे बनाएगी। हम तो उन्हें आने वाले दिनों में इस देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो फिर राहुल गांधी कहां जाएंगे? अपनी पार्टी की राजनीति करेंगे, आपके एनडीए गठबंधन के वो क्या मैं कह रहा हूँ, ये तो यार अभी हम एमपी लड़ेंगे 29 में, आने के 29 में होगा ना, हाँ, 2029 29 में लड़ेंगे, फिर जिसकी सीटें आएंगी कैसे क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन मैंने कहा जो पोटेंशियल है, जो मटेरियल है, अखिलेश जी के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनने का मटेरियल है, सारे मटेरियल, सारी पोटेंशियल है। प्रधान मुख्यमंत्री तो वो बहुत अच्छे हैं ही हैं, लेकिन इस देश के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उनसे अच्छा विजनरी लीडर, उनसे अच्छा पोटेंशियल, उनसे अच्छा दूरदर्शी कोई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं आज से पहले जो प्रधानमंत्री बने मुझसे बेहतर कोई नहीं है। भैया देखिए, अब खुद से अपनी तारीफ करने के लिए कोई कर सकता है, ठीक है, मुंह मियां लड्डू, तो क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है। हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में आपने पूछा, सारे लोगों में, पूरा देश में, हम तो हमारे देश में कनेक्टिविटी है, हम आते जाते रहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि विजनरी लीडर अगर कोई है चीफ मिनिस्टर में, जैसे जाहिर सी बात बनेगा तो अखिलेश यादव जी जैसा विजनरी लीडर कोई नहीं। मैंने आपको बताया कि 10 साल पहले जब मेट्रो खाली चल रही थी अखिलेश यादव ने बना दिया, तो लोग हमसे कहने लगे मसूद भाई देखो मेट्रो बनाए दिन 1000 करोड़ रुपया लगा करके, पूरा यहां से चारबाग से लेकर के मुंशी पुलिया तक जारी खाली है, ठीक, तब लग रहा था। लेकिन अखिलेश जी ने सोचा कि 5 साल के बाद कितना भार बढ़ेगा लखनऊ पे, आज वही मेट्रो खचाखच भर के जा रही है ना, आज वहां बनता तो 10 साल बाद तैयार होता, तब तक कितनी दुश्वारियां होती लोगों को, है ना। तो इसलिए विजन है उनका। उन्होंने बिजली आज जो मिल रही है, मैंने पहले भी आपसे कहा, जो बिजली आज सारे घरों में रोशनी जल रही है, 4 उन्होंने पावर प्लांट लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में एक प्लांट नहीं लगाया, तो उनको लगा था कि ये लगा देंगे तो बिजली की दिक्कत दूर हो जाएगी। आज काफी हद तक बिजली की दिक्कत दूर है, हाँ लगभग दूर है, थोड़ी बहुत है। हमारी सरकार बनेगी 1-2 प्लांट और लगा देंगे, 24 घंटे बिजली गांव में भी। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बसपा के जो अध्यक्ष है मायावती जी, उन्होंने लखनऊ में एक रैली किया था। वहां पे उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, सपा सरकार जब थी उन्होंने जो काम नहीं किए, डेवलपमेंट पे काम नहीं किए, वो सारी काम बीजेपी अच्छी कर रही है, और आप बसपा से आए हो यहाँ पे, तो क्या बसपा सपा और इन दोनों की जो एक राजनीति है, दोनों की अलग है कि जो ये मायावती जी का कहना है कि सपा ने अच्छा काम नहीं किया, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो ये बीजेपी की बी पार्टी भी हो सकती है अगले चुनाव में? देखिए, मैं ये भी तो जनता समझ रही है। हम इतना जानते हैं कि हम लोग मान्यवर कांशीराम के आइडियोलॉजी से प्रभावित कल भी थे, हम आज भी प्रभावित हैं, आज भी। और माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कांशीराम जी के आइडियोलॉजी का अनुसरण कर रही है, उनके बताए रास्तों पर काम करने का काम कर रही है, डॉक्टर अंबेडकर का अनुसरण कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान मुखिया है बहन मायावती जी ने, उन्होंने उनके रास्ते को छोड़ दिया, कांशीराम जी के आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे दलित के सारे बड़े नेता आज समाजवादी पार्टी में है, सारे एमपीज हैं, एमएलए हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर हैं, है ना। तो ऐसे कोई नहीं आया है, और दलितों का जो रुझान दिन ब दिन समाजवादी पार्टी के प्रति रहा है, हम उनकी हिस्सेदारी, समाजवादी पार्टी में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में
ये हिस्सेदारी और भागीदारी दलित समाज को समाजवादी पार्टी में और देखने को आपको मिलेगा। तो जो ये बसपा कह रही है कि सपा ने काम नहीं किया, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अब देखिए, ये दोनों लोग चाहे बीएसपी बोले चाहे भाजपा बोले, कभी ये बोल देते हैं उनकी भाषा, कभी उनकी भाषा वो बोल देते हैं, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, जनता समझ गई कि भाई ठीक है, अगर वही अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम क्या लड़ रही हो। अगर भाजपा अच्छा काम कर रही है, मायावती जी कह रही भाजपा अच्छा काम कर रही है, तुम जाहिर से तो भाजपा को मौका दीजिए। आप क्यों अपना प्रत्याशी उतार रही है? जब बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो आप अपने उम्मीदवार को, बसपा को अपनी उम्मीदवार नहीं लड़ाना चाहिए। जब वो बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। भाई उन्हें आपको मौका नहीं, जब अच्छा काम कर रहे हैं तो अपना क्यों लड़ रही है उनके सामने, प्रत्याशी को दे रही, नहीं देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में जो भी मौजूदा यहाँ के सांसद विधायक वो कह रहे कि हर तरफ से काम हुआ है, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो लाइट का हो, हर तरफ मतलब काम हुआ है। मैं आपको बैठा हूँ, आप गोंडा के मुख्यालय बैठे हैं। हाँ। गोंडा से बलरामपुर सीसी रोड 2 लेन, हाँ। ठीक, हाँ। समाजवादी पार्टी के दिन। गोंडा से उतरौला 2 लेन समाजवादी ने समाजवादी ने बनवाया। कर्नलगंज से नवाबगंज होते हुए 2 लेन रोड, कर्नलगंज से नवाबगंज तरफगंज रकलगंज होते हैं, समाजवादी ने। गोंडा से लेकर जरवल तक 4 लेन समाजवादी ने, ठीक। गोंडा से कटरा बाजार, ये आप देख रहे हैं, चंदौरपुर घाट होते हुए 2 लेन रोड समाजवादी पार्टी ने बनाया। गोंडा से लेकर के तरफगंज तक, रगड़गंज बेलसर तक जो सड़क जाती है इधर से गंजरी ब्लॉक के सामने, समाजवादी पार्टी ने बनाया। आप बताइए, जितनी मुख्य सड़कें का मैंने नाम यहाँ गिरा दिया, एक सड़क का नाम आपको भी याद हो, जहां मुख्यालय में बैठा हो, एक बड़े काम का नाम, जाहिर सी बात है आप बता दीजिए कि ये सड़कें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई। भाई जितने बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े जितने अच्छे काम थे, बड़े काम थे, जिसके लिए विकास जहां से शुरू होता है, जैसे सड़कें अच्छी होंगी तभी विकास। भाई अमेरिका को इसलिए अच्छा माना जाता है कि सबसे अच्छी सड़कें अमेरिका की मानी जाती हैं, लाइट्स है ना। तो सबसे अच्छे सड़कों बनाने का काम तो अखिलेश जी ने किया। तो ये कौन सा विकास कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, है ना। छोटे मोटे काम हो रहे होंगे। आए दिन तो देखिए कहीं ना कहीं उद्घाटन करते रहते हैं मुख्यमंत्री। ज्यादातर उद्घाटन वही हुए जो समाजवादी पार्टी के सरकार में शुरू हुए थे काम, फीता इन्होंने काट दिया। और बाकी कोई भी, ये तो हम भी काम नहीं हो रहे, छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, छोटे मोटे काम हो रहे थे। लेकिन जो बड़े काम है, जैसे आप यहाँ गोंडा बैठे हो, यहां से लेकर अयोध्या जी तक ये 2 लेन सड़क है। डेली आप लोग भी, आप चैनल पे चलाते हो, डेली 2 दी 4 मर गए, 4 मर गए, 6 मर गए। तो 8 साल से हम सुन रहे हैं कि सड़क 4 लेन हो रही है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं बनेगी, ये सिर्फ अखिलेश जी की सरकार आएगी तभी 4 लेन बनेगा। तो अभी तो रिंग रोड भी यहाँ पे पास किया उन्होंने। हमने कहा रिंग रोड तो बात की चीज है, पहले क्या जरूरत है, इस सड़क जो यहाँ से 4 लेन है, रिंग रोड लेके कहां जाओगे भाई? रिंग रोड से अयोध्या फैजाबाद रोड पे जो रिंग रोड आप मान लीजिए, यहाँ से ले लिया आपने दर्जी कुआं से, उससे पहले से ले लिया, यहाँ आगे से ले लिया। तो जो सड़क है जिसपे हादसे हो रहे हैं, वो सड़क जब तक सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, इतना स्पीड ट्रैफिक है इसमें, पूरी दिल्ली से जाने वाले सीतापुर तक जो बस्ती से सड़कें, गोरखपुर से लोग आते हैं, उस सड़क की सड़कें आप देखेंगे इसी रोड से होकर के दिल्ली जाते हैं सीतापुर होते हुए। तो यहाँ पर जब तक सड़कें नहीं 4 लेन बनेंगी, 8 साल से हम बयान दे रहे हैं, लोगों का बयान देख रहे हैं कि आज पैमाइश हो रहा है, कल नपाई हो रही है, परसों टेंडर निकल रहा है, नहीं हो रहा है। हमने कहा जितने बड़े मार्ग थे, जितने बड़े सड़कें थी, समाजवादी पार्टी ने बनाई है। और ये भी नहीं, ये भी सड़क जो सबसे ज्यादा प्रतीक्षारत है, गोंडा से अयोध्या तक जो 4 लेन का, ये भी समाजवादी पार्टी बनाएगी, नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी। तो आप अभी देखा जाए तो है कि विपक्ष के पार्टी है आपकी, विपक्ष के आपके नेता हैं विधानसभा में, तो आप ये सारे मुद्दे वहां पे उठाते क्यों नहीं? सदन में उठता है, सदन का 3 दिन के लिए सदन चलाते हैं, उसमें आधा टाइम तो सिर्फ दोनों तरफ से टकराव में चला जाता है। और सदन में कुछ जो सड़क पे नहीं सुनता ना सदन में कुछ, सरकार नहीं सुनती। ये विपक्षी नेताओं की बात ना सड़क पे सुनती है ना सदन में सुनना चाहती है। अब एक ही जनता सुनाएगी, जब जनता इनको हटाएगी तो वही आवाज इनके कान में जाएगी। हाँ, तभी नहीं एहसास होगा, तब एहसास होगा, वरना बिल्कुल बेअंदाज है सरकारी। अच्छा, जैसे अगर 2027 के चुनाव को लेकर देखा जाए तो आप गोंडा में किस मुद्दे पर जाओगे जनता के बीच में? हमारी पार्टी ने इस बार नया कुछ करने का काम किया। हमारी पार्टी हर जिले वाइज अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। हर जिले एक मैनिफेस्टो बनेगा नेशनल या प्रदेश का, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, लोगों को लोनिंग, वो क्या नाम है, पेंशन, रोजगार, ये सारे मुद्दे होंगे। एक बनेगा जिले स्तर का, तो हम उस जिले स्तर पर भी एक मैनिफेस्टो बनेगा कि गोंडा में क्या क्या जरूरत है, सरकार बनने पर क्या किया जाएगा।
क्योंकि वहां पर तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती। जिले स्तर पर होगा कि ये सड़क जरूरी है, ये पुल जरूरी है, ये मार्ग जरूरी है, यहाँ इंटर कॉलेज चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, यूनिवर्सिटी बलरामपुर चली गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर गोंडा जनपद में यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, यूनिवर्सिटी आएगी, दूसरी यूनिवर्सिटी आएगी। 7 विधायक हैं, 2 एमपीज हैं, एक उसमें मिनिस्टर्स हैं। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद बलरामपुर अगर चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, बलरामपुर में बनना चाहिए, चलिए हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बलरामपुर की भी यूनिवर्सिटी रहेगी और गोंडा में भी एक यूनिवर्सिटी सस्काल बनने के 6 महीने के अंदर यहां पर उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। तो गोंडा के लोगों को भी आप यूनिवर्सिटी दोगे? बिल्कुल यूनिवर्सिटी देंगे, हम वो सारी चीजें देंगे जो गोंडा की जरूरत है। और क्या मैनिफेस्टो में होगा? देखिए, मैनिफेस्टो में हमने कहा कि एक तो पार्टी का सबसे जो विजन, अभी अखिलेश जी ने कहा कि सारे महिलाओं को 2500 सहायता दी जाएगी, 2500 रुपए के महीने, 2500 रुपए महीने दी जाएंगे, है ना। तो अब आप जोड़ लीजिए, 2500 रुपए महीने देंगे तो एक अच्छी खासी रकम महिलाओं की होगी। सारे ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी का भी पार्टी हमारी घोषणा करेगी कि इतनी सरकारी नौकरी देंगे, उसका भी डाटा पार्टी देगी। रोजगार देगी, सारे जितने जब तक कि रोजगार नहीं उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। सभी किसानों के कर्जे माफ होंगे। एमएसपी जो है उसको उसकी सुनिश्चित होगा कि किसानों का अनाज कितने दाम पे लिया जाएगा, उसे भी सरकार देगी कि उनका आय दोगुना हो जाए किसानों का, है ना। तो उन सभी मुद्दों पर सरकार, जिसपे गरीब, कमजोर, किसान, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों के हक में जो भी निर्णय हो सकते हैं, वो सारे निर्णय समाजवादी पार्टी लेगी। और किसानों के लिए, किसानों का हमने का कर्जा माफ होगा। सबसे बड़ा किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्हें समय से खाद मिलेगा, समय से उन्हें डीजल पानी मिलेगा। उनकी आय का, सुनिए, उनकी जो फसलें हैं उन्हें उचित दाम पर, एमएसपी जिन्हें लागू कर रहे हैं, इस प्रदेश में एमएसपी लागू होगी और उन्हें उस रेट पर उनके सामान बाजारों में, मंडियों में बिकेंगे। और तमाम जगह पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार में तमाम मंडियां, सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां, गल्ला मंडियां बनाई थी, है ना। और मंडियों का निर्माण होगा ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा तहसील स्तर पर हर मंडी बन जाए, जिले पर नहीं, हर तहसील पर मंडी सुनिश्चित हो जाए। जैसे अनाज मंडी हो जाए, गल्ला मंडी, फल मंडी, सारी मंडियों का, ताकि जो भी किसान है उसको सही दाम उस मंडियों पर मिल जाए। और सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस दाम में बिकेगा, अगर नहीं बिकेगा तो सरकार खरीदेगी उसे उस प्राइस में। जैसे अब कह दिया कि भाई, हम सरकार ने कह दिया कि हम 10 किसी गेहूं का 3000 रुपए लगाएंगे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो सरकार उतने में खरीदेगी पूरा गेहूं। अभी होता क्या है, अभी जो भी एमएसपी रेट आता है उस पे वहां कुछ नहीं होता, किसानों को मिलता है, ले करके घूम फिर के जो आड़ती है वो उसका फायदा लेते हैं। किसान कहीं जाते हैं तो कहते हैं ये आपका भी धान में जो है ये अच्छा नहीं है, ये सूखा है, ये गीला है, इसमें फरा है, इसमें फला है, ढमा है ना। हमने देखा तमाम शिकायतें। सपा सरकार में किसानों को इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके जो उत्पाद है उसका दुगुना मुआवजा दिया, मतलब जितना वो पैदा करेंगे आज के तारीख में जितना मिल रहे हैं इससे बहुत ज्यादा, लगभग 1.5 से 2 गुना उन्हें रेट मिलने वाला है। और महंगाई को लेकर, देखिए, जब महंगाई, ये केंद्र के आस्तीन है, महंगाई आपको मालूम है सेंट्रल में, चूंकि महंगाई का मसला केंद्र से संबंधित है, केंद्र की पॉलिसियों से, केंद्र की कीमतों से। अब डीजल कितने में मिल रहा है लीटर? अभी 90 के पास, 90 में, 35 रुपये में आ रहा है, 35 रुपये में आ रहा है। बाकी का सेंट्रल स्टेट का जीएसटी, स्टेट का है जीएसटी। तो जाहिर सी बात है, अगर केंद्र की सरकार अपनी जीएसटी और घटा ले और स्टेट से भी कह दे घटा ले, तो महंगाई घट नहीं जाएगी। सारी चीजें किससे आती है? लोडिंग से आती है। आपकी सीमेंट, आपकी जो भी जिसमें आप देख रहे हैं सोफा, सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचती हैं, चाहे वो रेल से, चाहे वो बाई रोड। तो अगर डीजल सस्ता हो जाए तो सारी चीजें सस्ता हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए यह है कि महंगाई भी प्रदेश लेवल पर जितनी संभव हो सकेगी सरकार के अधीन और नियंत्रण में, उसे कम होगा। अच्छा, जो बीजेपी एक हुंकार भर रही है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश को नंबर 1 बना चुकी है, इसके सच्चाई क्या है? इसमें कितना सच्चाई है? खोखले दावे हैं। डबल इंजन में डबल भ्रष्टाचार, ठीक है, जितना भी है, 2 जाने से हो कि भ्रष्टाचार बढ़ गया।
थानों तहसीलों में जो काम पहले 1000 में होता था अब 2000 में हो रहा है, बशर्ते नाम बदल दिया इन्होंने। करप्शन को अब ये जुर्म नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी, उसे ईमानदारी मान ईमानदारी मानती है। उसने करप्शन को ईमानदारी का नाम दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया कि जैसे नाम तमाम जगह बदले, जिलों का बदला, पुलों का बदला, स्कूलों का बदला, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का नाम ईमानदारी रख दिया है। जैसे अब करप्शन करप्शन नहीं माना जा रहा है, करप्शन को ईमानदारी माना जा रहा है। बस यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने करप्शन का नाम ईमानदारी रख दिया। जैसे कि आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे हो, तो आपने क्या किया जनता के लिए, आपने गोंडा के लिए क्या किया? देखिए, मुझे जनता ने 10 साल के लिए ब्लॉक प्रमुख का मौका दिया। हाँ। मैं चुन के गया, तो मैंने उसे अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से निभाया। मैं 10 साल में सबसे ज्यादा जनता के सहूलत के लिए उन्हें पेंशन, आवास और सारी सुविधाएं उनको जनपद में 16 ब्लॉक में सबसे ज्यादा दिलाई। तमाम शिविर लगाए, है ना। और सबसे पहली चीज ये की कि मैं 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहा। ब्लॉक से प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास उस वक्त चल रहा था, लोहिया आवास चल रहा था, वहां से पेंशन, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे लोनिंग हो, चाहे बोरिंग हो, तमाम योजनाएं जो गांव तक पहुंचती हैं केंद्र और प्रदेश की, वो ब्लॉक के थ्रू पहुंचती हैं। मैं दावे के साथ आपके इस चैनल पे कह रहा हूं कि मैं इस वक्त सत्ता में भी नहीं हूं, मैं ब्लॉक प्रमुख भी नहीं हूं, है ना। तमाम अभी जो उस वक्त के प्रधान थे, मौजूदा प्रधान है भी और नहीं है तो वो अपने घर पे हैं, वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। कोई आदमी ये कह दे कि मसूद खान के नाम पर ब्लॉक प्रमुख रहते हुए 10 रुपए की रिश्वत किसी भी योजना परियोजना में ली गई हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 10 रुपए का, 10 रुपए भी, 10 रुपए का 10 साल में ब्लॉक प्रमुख मसूद खान के नाम पर कोई रिश्वत मांगी गई हो किसी योजना में, चाहे वो लाभार्थी कहे, चाहे प्रधान कह दे, कोई कह दे, मैंने 10 साल में अपने ब्लॉक पर किसी भी सरकारी कर्मचारी का एक कप चाय भी नहीं पिया है। 10 साल में मैंने ब्लॉक पर सरकारी कर्मचारी के पैसे से चाय नहीं पी, मैंने खुद चाय मंगाया तो सबको पिलाया। ठीक है, हमने हमेशा ईमानदारी से इसलिए काम किया। दूसरी चीज, आपने सामाजिक की बात की। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो राजनीति नहीं था। एक देश के प्रति, हमारे ग्रैंडफादर चूंकि फ्रीडम फाइटर थे, तो एक देश के प्रति एक अपनी भावना है, देश के प्रति एक लगाव, एक श्रद्धा। दूसरी चीज, एक प्रख्यात समाज सेवी थे, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमने 2011 में कर्नलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ तक 37 किलोमीटर का रास्ता है। कजरी तीज में सड़क बहुत खराब थी, जर्जर थी, बालपुर का पुल टूट गया। जो श्रद्धालु यहां आते थे दुखरनाथ जलाभिषेक करने, उनको भी पृथ्वीनाथ जाना था और कई लाख की तादाद में थे। सड़क को सरकारी तौर पर नहीं बन सकी। मैंने अपने निजी पेपर जनता की भावनाओं को देखते हुए, हिंदू समाज की भावनाओं को, मैं सीधा सीधा कहता हूं कि अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने 37 किलोमीटर का रास्ता कर्नलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ मंदिर तक अपने निजी वे से 10-12 दिनों में सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी, रोलर मशीन लगाया और दिन रात करके मैंने मरम्मत अपने पैसे से करा करके उन्हें चलने की आसानी हो वो मैंने उन्हें समर्पित किया है। आप गूगल डालिए, हम हर साल गूगल डालिए कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता, शायद चंद लोग मिले होंगे जो इतना बड़ा दिल दिखा सके। हमारे पास धन बहुत नहीं है, लेकिन इतना धन जरूर था और इतना जरूर धनी के दूसरे की कुछ मदद कर सकते हैं, तो मैंने वो किया, है ना। मैंने दिल दिखाया। हर साल होली दिवाली होती है, ईद होता है, हर साल हम गरीबों को हर उस संबंधी उससे पहले कोशिश करते हैं उनको कुछ उनका उपहार दिया जाए, सम्मानित किया। कजरी तीज का त्योहार सड़क पर होता है, हजारों पंडाल लगते हैं पूरे प्रदेश में कजरी तीज में और सावन के महीने में, कि उस पे पुण्य के लिए, हमारा हिंदू भाई पुण्य के लिए लगाता है। पूरे प्रदेश में एक पंडाल लगता है प्रेम के लिए। हम एक पंडाल लगाते हैं प्रेम का पंडाल 18 वर्षों से, वहां से भाईचारा का संदेश देने के लिए, प्यार का संदेश देने के लिए कि मसूद आपके इस त्योहार में शामिल है, आप बस भाईचारा का संदेश वहां से दिया जाता है। तो हमने वो काम किया है, वो काम कर रहे हैं, ये सारे काम लगातार कर रहे हैं। हम इस मंडल में बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह करके भी उनकी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। ठीक है, हम जब केदारनाथ में आपदा आती है तो वहां भी मदद पहुंचाते हैं, नेपाल में भूकंप आता है तो वहां भी मदद पहुंचाते हैं, पंजाब में बाढ़ आती है तो वहां भी मदद पहुंचाते हैं, कश्मीर में बाढ़ आई तो वहां भी मदद पहुंचाते हैं, है ना। तो जहां पर भी हमारी कोशिश होती है कि हम जितना जो भी आपदाएं हैं, जो भी
समाज के अच्छे के लिए किया जा सके, हम उसे करने का काम करते हैं और ये करते रहेंगे। अच्छा, एक तरफ जैसे कि बीजेपी मुस्लिम को दिखाती है कि वो हिंदू विरोधी है, लेकिन एक हमारे सामने मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि हिंदुओं को लेकर, उनकी आस्थाओं को लेकर, भाईचारे को लेकर आप इतना सारा काम कर रहे हो, तो बीजेपी का कहना गलत है जो एक दिखाती है हिंदुओं को कि सिर्फ वही हिंदुत्व के लिए काम करती है, एक मुस्लिम हिंदू के लिए काम नहीं कर सकता, उसके कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हो। मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं कह रहा हूं गूगल डालिए। मैं जो बात कह रहा हूं सारी चीज जनता जानती है, सारे मीडिया, सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे। मैं आपको बताऊं कि 5 महीने पहले मैं लखनऊ में था और एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जरदौलिया लोहिया भवन में, लोहिया सभागार में। तमाम उसमें एमएलए थे, पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग थे। तो भाईचारा संदेश पर एक बोलना था, सब लोग बोल रहे थे। तो मैंने 2 मिनट उनके सामने मैंने बात रखी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज समाज बड़ा गलत दिशा में जा रहा है, लोग ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमने तो भाईचारा की ये मिसाल पेश की कि हमने इतनी बड़ी सड़क जो है 37 किलोमीटर अपने हिंदू भाइयों के भावनाओं, उनके आस्थाओं का सम्मान में मैंने बनाई। पूरी हजारों की भीड़ ने तालियां बजाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहां से हटे, चैम्बर में गए, तुरंत मुझे बुलवाया, यार मसूद सच में तुमने किया था? हमने उनके वीडियो दिखाया, अखबार कटिंग दिखाई, फोटोज दिखाए। अरे इतना बड़ा काम किया आपने भाईचारा का। हमने कहा सर तो ठीक है। तो फिर उन्होंने तुरंत जो समाजवादी पार्टी की बुलेटिन छपती है महीने में एक बार, समाजवादी बुलेटिन, राजेंद्र चौधरी जी जिसको देखते हैं, उन्होंने राजेंद्र चौधरी जी को बुलाया, कहा कि इसको बुलेटिन के पहले पेज पे छापिए। इतना बड़ा मसूद ने काम किया और वो समाजवादी बुलेटिन के पहले पेज पर वो काम छपा, है ना? ठीक है। तो ये चीजें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए करती है, उसने कोई हिंदुओं का भला नहीं किया है और कहीं कोई भला नहीं होने वाला है। देखिए, भला हमने कहा, जो लोग कहते हैं मुझे हिंदुओं को वोट चाहिए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं ना, सारे हिंदुओं के लड़कों को सरकारी नौकरी दीजिए, दे दीजिए। सारे हिंदुओं के किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए, उनके कच्चे मकान पक्का कर दीजिए, उनके घरों तक बढ़िया इंटरलॉकिंग सीसी रोड बना दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें अच्छे अस्पताल में इलाज करा दीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दे दीजिए। सिर्फ वोट लेने के लिए आप हिंदू की बात करेंगे? हिंदुओं की भलाई भी कर दीजिए। तो ये सब सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए करती है। काम के लिए सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि आज अपने साथ थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो अगले चुनाव में मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में उन्होंने बात किया। जो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं किसानों के लिए, गरीब परिवार के लिए और युवाओं के लिए जो काम करना चाहती है, उस काम को आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया कि लोगों के बीच आप क्या काम करोगे। और बीजेपी जो हिंदू मुस्लिमों को लेकर बांट रही है, ब्राह्मणों को लेकर बांट रही है, हर वर्ग को अलग लेकर जा रही है। कहीं ना कहीं जो आपका एक पीडीए का मुद्दा आप लेकर आए हो कि पीडीए जो आपका है उसके थ्रू आप इन सभी को एकत्रित करोगे और सभी की मदद करोगे। तो आज सर आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ हर मुद्दों पे बात भी की, तो इसके लिए भी आपको अलग से धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।